वेलकम बैक टू आवर प्रीवियस लेक्चर सीरीज। हम प्रीवियस क्लास में हमने लास्ट सेक्शन जो डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सो विद दिस हम इस टॉपिक के ऑलमोस्ट कंप्लीशन की ओर बढ़ चुके हैं, जहां हमने ऑफेंसेस अगेंस्ट लाइफ वाला जो टॉपिक है उसमें जितने भी ऑफेंसेस से कल्पित मर्डर, कल्पित होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इसके बाद उनके पनिशमेंट्स एंड इसके बाद से ये जो नए 3 सेक्शंस है जो मैंने बताए थे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिस्ट एक्ट्स, ये स्टार्ट करा था। इसमें हमने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डिस्कस कर लिया। हमने देखा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है। बेसिकली कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी जो कि कोई कोई इंसान करता है, या तो अकेले या कुछ लोगों के साथ में आके, बीइंग अ मेंबर ऑफ अ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क, उस पूरे नेटवर्क उस चेन का हिस्सा होते हुए अगर वो कोई ऑफेंस करता है, तो उस ऑफेंसेस जो यहाँ पे लिस्टेड है, किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कुछ भी इनमें से कोई भी ऑफेंसेस करता है अगर, तो किस लिए उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई मटेरियल बेनिफिट होना। इस पर्पसेस से अगर कोई भी इंसान ऐसा करता है तो इसे हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कैटेगरी में रख रहे हैं। और इस कैम्पेट हमने देखा था काफी बड़ा रखा गया है। एक जो कन्वेंशनल ऑफेंसेस हैं जैसे किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, ये सारी चीज तो है, रॉबरी, इसके साथ ही साथ कुछ मॉडर्न जो ऑफेंसेस हैं उनको भी इंक्लूड किया गया, जैसे कि इकोनॉमिक ऑफेंस किया गया, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को किया गया, साइबर क्राइम को किया गया। ये सारी चीजों को भी इसमें रखा गया है, विच क्लियरली सिग्निफाइज कि भाई जो इसका एम्बिट है, ये कोशिश की गई है कि कीपिंग पेस विद द सोसाइटी, इसको ध्यान में रखते हुए किस तरीके की क्राइम का नेचर अभी सोसाइटी में है, कैसे कैसे क्राइम्स होते हैं, इसके एम्बिट को वाइडर करने के लिए बहुत सारे ऑफेंसेस इसके अंदर डाले गए, राइट। तो हमने ये देख लिया था। अब इसके क्लॉज 1 में हमने देखा था कि डेफिनेशन दे रखी है, उसके साथ इसके 3 एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 1 एंड 3, जिसमें कि अब एक्सप्लेनेशन में क्या है कि 3 अलग अलग टर्म्स को बता रखा है कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ऐसे करके 3 टर्म्स बता रखे हैं। इसके अलावा 2 से लेके 7 तक की जब हम बात करें, तो ये वो सब सेक्शंस हैं जिसमें अलग अलग सिनेरियो में सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए जो जो लायबल होंगे, वो कब कब और कैसे लायबल होंगे, उनकी पेनाल्टी क्या होगी, वो दे रखा है सबसेक्शन 2 से लेके सबसेक्शन 7 तक। मतलब अलग अलग केसेस दे रखे हैं, सर्कमस्टेंसेस दे रखे हैं, एंड उसके साथ उनकी पेनाल्टी, रेस्पेक्टिव पेनाल्टी जो होगी वो दे रखी है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने समझा था। Now we were left with these sections 112, 113. 112 talks about petty organized crime. अब ये क्या होता है, petty organized crime। तो यहाँ से हम ये चीज समझ सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब तो हमने समझ लिया कि भाई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है, ये मतलब हमने 111 में समझ लिया है, ठीक है। अब एक दूसरा वर्ड आता है इसके साथ में जुड़ा हुआ है, पेटी। पेटी का मतलब क्या है, इफ यू रिमेम्बर, हमने प्रीवियसली, नॉट द जस्ट प्रीवियस क्लास, बट हमने पहले earlier classes we had already discussed the meaning of petty। हमने कहाँ पढ़ा था, जनरल एक्सेप्शंस जब हम पढ़ रहे थे, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है पेटी ऑफेंसेस या पेटी क्राइम्स या स्लाइट हार्म। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ दिया। ट्रिवियल एक्ट्स, ये हमने पढ़े थे, पेटी ऑफेंसेस या ट्रिवियल एक्ट्स या स्लाइट हार्म, इसका कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। सो वहां पे हमने ये समझा था कि पेटी का मतलब क्या होता है। पेटी का मतलब वेरी स्मॉल या नेग्लिजिबल, जो बहुत ही छोटा, जैसे किसी को एक थप्पड़ मार देना या हल्का पुश कर देना, इस तरीके के ऑफेंसेस हमने उसमें पढ़े थे, जिसमें जो स्लाइट हार्म कर रहा है, मतलब कोई ऐसा हार्म कॉज कर रहे हैं जो नॉर्मली कोई इंसान उस पर केस नहीं करेगा, उन्हें हम पेटी कह रहे थे। पेटी या स्लाइट, ये सारी चीजें मतलब वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्क्यूल, बिल्कुल मतलब नेग्लिजिबल ऑलमोस्ट। तो अब हमें इस नाम समझ में आ रहा है, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मतलब हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात कर रहे हैं, पर कैसे नेचर की, पेटी मतलब बहुत छोटे, स्मॉल नेचर के जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, हम उनकी बात कर रहे हैं। अभी सेक्शन देखते हैं क्या है। इसका सबसेक्शन 1 कहता है, whoever being a member of a group or gang either singly or jointly commits। यहाँ तक तो देखिए, यहाँ तक तो हमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। क्या कह रहा है कि भाई आप एक गैंग का मेंबर होते हुए या तो अकेले या जॉइंटली के साथ आके कमिट करते हो। अब यहाँ से पढ़ते हैं, कमिट्स एनी एक्ट ऑफ थेफ्ट, अगर चोरी करते हो, स्नैचिंग करते हो, cheating, unauthorized selling of tickets, unauthorized betting or gambling, selling of hall examination question papers or any other similar criminal act is said to commit petty organized crime।
ठीक है, मतलब इसमें क्या बताया, जैसे हमने ऑर्गेनाइज क्राइम में क्या देखा था, मैंने अभी अभी डिस्कस किया कि भाई बीइंग अ मेंबर ऑफ अ क्राइम नेटवर्क, ऑफ अ क्राइम चेन, ऑफ अ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, आप ऑफेंसेस जो 111 मेंशन है वो कमिट करते हो, तो उसे कहते हैं क्या, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कह रहा है फॉर मटेरियल बेनिफिट। अब अगर 112 में आ जाए तो 112 में भी सेम चीज कह रहा है कि आप अगर एक ग्रुप का या गैंग का मेंबर होते हुए ये ऑफेंसेस कमिट करते हो तो इसे पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहा जाता है, ग्रुप का मेंबर है इसलिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया। कौन से ऑफेंसेस इसमें आए, देखिए इसमें ऑफेंसेस जो है वो बहुत छोटे नेचर के हैं, वो 111 की तरह सीवियर नेचर की नहीं है, इसीलिए पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम था, पेटी वर्ड इसीलिए जुड़ गया क्योंकि ये छोटे ऑफेंसेस है, नॉर्मली बहुत छोटे ऑफेंसेस हैं। अब जैसे रॉबरी बहुत बड़ी हो गई और किसी छोटे से सामान की चोरी या छीन लेना, पिक पॉकेटिंग, ये उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा ऑफेंस हो गया, इसीलिए वहां पे ऑर्गेनाइज क्राइम है जिसमें बड़े हेवी सीवियर नेचर के ऑफेंसेस हैं। पर पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम में ऑर्गेनाइज क्राइम ये भी है क्योंकि बीइंग अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप आप कर रहे हो, उस गैंग के मेंबर होते हुए वो ग्रुप जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज करते हैं, ऐसे एक नेटवर्क का पार्ट होते हुए आप ऑफेंसेस कमिट कर रहे हो, इसलिए ऑर्गेनाइज क्राइम ये भी है। लेकिन जो इससे जो ऑफेंसेस कमिट किए जा रहे हैं वो छोटे नेचर है, जैसे क्या क्या दे रखा है इसमें, दे रखा है क्या, थेफ्ट, स्नैचिंग, स्नैच करना, जैसे होता है ना ट्रेन पे चल रहे हैं या रास्ते पे चल रहे हैं चेन खींच ली, वो स्नैचिंग, थेफ्ट चोरी, चोरी स्नैचिंग, चीटिंग चीट करना, या अनऑथराइज सेलिंग ऑफ टिकट्स, टिकट्स को अनऑथराइज तरीके से बेचना, ठीक है, अनऑथराइज बेटिंग और गैम्बलिंग, अनऑथराइज तरीके से सट्टा लगाना या जुआ खेलना, सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स, अभी जैसे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक होने के बहुत केसेस इधर पिछले पिछले मुझे लगता है कुछ 3-4 सालों में आए, पिछले 2-3 सालों में आप कह लीजिए, बहुत ज्यादा आप सबने ये चीज नोटिस की होगी, तो इस चीज को ध्यान रखते हैं इससे क्या हो रहा है, भाई किसी सेंट्रल एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर करके जा रहे हैं एंड पूरा पूरा एग्जाम पूरा पूरा वहां पे एग्जामिनेशन कैंसिल हो जा रहा है, जो डिजर्विंग है जिन्होंने इतनी मेहनत की, पूरे क्वेश्चन पेपर लीक होने से क्या हो रहा है, पूरा का पूरा एग्जाम का वही बदल गया, पूरा उसकी कोई सैंक्टिटी रहेगी नहीं, जिस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट होना चाहिए था वो चीज मेंटेन नहीं की जा सकी, तो इसलिए इसे भी इसकी सीवियरिटी को ध्यान में रखते हुए इसे भी पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम में रखा गया है, क्या, सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स, पब्लिक एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स बेचना वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा, और एनी अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट या कोई और सिमिलर क्रिमिनल एक्ट छोटे नेचर का, अदर सिमिलर एक्ट जो कहा ये हो गया हमारा क्या, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा हो गया, मतलब ऐसे नेचर के और भी कोई सिमिलर अगर एक्ट्स होंगे, ऐसे पेटी नेचर के ऐसे कोई छोटे मोटे और भी एक्ट्स होंगे तो वो 112 में कवर हो जाएंगे। किस चीज में लिखा है, एनी अदर सिमिलर एक्ट सेड टू कमिट पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, ऐसे छोटे मोटे ऑफेंसेस करने वाले किया जाएगा तो उसे पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो थेफ्ट वर्ड दिया था, थेफ्ट, ठीक है, थेफ्ट को कौन सी चीज की थेफ्ट तो हम कह रहे हैं, हमने 111 में व्हीकल थेफ्ट को रखा था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, ठीक है, हाँ 111 में देखिए क्या था, यहाँ पे था व्हीकल थेफ्ट, व्हीकल थेफ्ट को हमने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे रखा, तो यहाँ पे जो थेफ्ट है ये किस चीज की बात कर रहा है, इसके अंदर कौन सी चीज की थेफ्ट को हमने पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे रखा है, तो इसका एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन थेफ्ट इंक्लूड्स ट्रिक थेफ्ट, theft from vehicle, dwelling house, business premises, cargo theft, pickpocketing, theft through card skimming, shoplifting and theft of automated teller machine, मतलब किस किस चीज से, गाड़ी से सामान चुराना और किसी के घर से सामान चुराना, बिजनेस प्रेमाइसेस से सामान चुराना या कार्गो से चुराना या पिक पॉकेट करना मतलब पॉकेट मारी, या और क्या चीजें हैं, शॉपलिफ्टिंग करना, दुकान से सामान उठा लेना, या थेफ्ट ऑफ एटीएम, एटीएम चुरा लेना, ये सारी चीजों को पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में रखा गया है, ठीक है। व्हीकल थेफ्ट को छोड़ के, व्हीकल थेफ्ट हमारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आ गया जो 111 में पड़ा, व्हीकल थेफ्ट को छोड़ के किसी भी तरीके का थेफ्ट जिसमें घर से की गई चोरी, गाड़ी से की गई चोरी, कार्गो की चोरी, एटीएम से चोरी, दुकान से चोरी, किसी भी पिक पॉकेटिंग, ये सारी चीजों को 112 में पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर रखा गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, what is petty organized crime, it targets crimes that are minor, ठीक है, पहली चीज in individual scale but major in their organized execution, organized execution क्या मतलब है, क्योंकि being a member of a certain group, आप certain gang आप कर रहे हो तो भाई organized execution हो रहा है, इसलिए उसको मेजोरिटी इसलिए उसको एक मेजर क्राइम की तरह माना गया तो ऑर्गेनाइज क्राइम के अंडर फॉल किया, लेकिन
क्राइम का नेचर ऐसा है कि वो छोटे मोटे क्राइम्स हैं रेस्पेक्ट इन कंपैरिजन टू व्हाट वी स्टडीड अंडर 111 इसलिए उसे माइनर के अंदर रखा गया. नाउ it applies specifically when an individual acts a member of a gang or a organized group. तभी हमने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहा. भाई आप बीइंग अ मेंबर ऑफ सर्टेन ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट कर रहे हो, आप नेटवर्क कर रहे हो, इसीलिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर आया. Now it covers a wide range of activities जैसे क्या है theft and snatching, chain snatching, pickpocketing, ये सारी चीजें. Fraudulent activities, cheating, selling exam paper, illegal sale of tickets, black marketing. Vice crimes क्या है organized betting and gambling operations, public nuisance, any coordinated effort to defraud or harass the public for financial gain, जो etc. वाली चीज है वो इसमें आ गई. अब देखिए पनिशमेंट क्या दे रखी है इसमें. सबसेक्शन 2 में दे रखी है हमारी पनिशमेंट. ठीक है. 102 क्या कहता है, 112 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है. whoever commits any petty organized crime shall be punished with imprisonment which shall not be less than 1 year but may extend to 7 years and liable to fine. मतलब 1 से लेके 7 साल तक की imprisonment प्लस फाइन. यही कह रहा है. मिनिमम imprisonment कितनी है 1 ईयर, मैक्सिमम कितनी होती हुई है 7 इयर्स. 1 साल से लेके 7 साल तक की imprisonment और साथ ही साथ मैंडेटरी फाइन. मतलब साथ में फाइन भी लगेगी, फाइन भी इम्पोज किया जाएगा. 1 साल से 7 साल आपने इनमें से कोई भी ऑफेंस कमिट किया अगर, मतलब एग्जामिनेशन पेपर बेच दिए या टिकट्स ब्लैक में बेच दिया, इस सब में से कोई भी चीज करी अगर, ऐसा कोई सामान उठा लिया, चोरी कर ली, इनमें से कुछ भी अगर करा बीइंग अ मेंबर एज अ इंडिविजुअल नहीं, बीइंग अ मेंबर ऑफ अ नेटवर्क, क्राइम नेटवर्क, राइट, तो फिर वो 112 के अंदर फॉल करेगा. एंड बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द ऑफेंस जो कमिट किया गया है आपको 112 के सबसेक्शन 2 के अंदर पनिशमेंट दी जाएगी, जो कहता है कितना होगा इम्प्रिजनमेंट 1 to 7 इयर्स, 1 साल से 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है इसके बीच. एंड साथ ही मैंडेटरी फाइन भी इम्पोज किया जाएगा. अब आते हैं लास्ट, इस टॉपिक के लास्ट सबसेक्शन, लास्ट सेक्शन पे, जो कि बात करता है टेररिस्ट एक्ट्स की. देखिए टेररिस्ट एक्ट 113 में डिफाइन किया गया है. हर टेररिस्ट एक्ट क्या होता है उसके बारे में दे रखा है पूरा ये. ठीक है, लंबा चौड़ा सा सेक्शन. अब ये है क्या, सेक्शन 113 डिफाइंस टेररिज्म थ्रू द लेंस ऑफ इंटेंट एंड इम्पैक्ट. दो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, इंटेंट एंड इम्पैक्ट. मतलब क्या हुआ कि भाई इंटेंशन क्या था कॉज करने का. ठीक है, पहले क्या कह रहा है कि भाई टेररिज्म को डिफाइन क्या हुआ है इसमें, ये तो ठीक है टेररिस्ट एक्ट को कर रहा है 113, लेकिन किस बेसिस पे. पहला तो कि इंटेंशन क्या था, इंटेंट, इंटेंट क्या कॉज करने का था, कितना हार्म कॉज करने का था वो, राइट. एंड दूसरा इम्पैक्ट, और इम्पैक्ट मतलब उसका असर, उसका इफेक्ट कितना हुआ. आपका इंटेंशन ये था पर हुआ कुछ और, उससे या तो बहुत कम या उससे बहुत ज्यादा, आपके आपके सोच में आपके इंटेंशन से कहीं बहुत ज्यादा हो गया. तो इंटेंशन और इम्पैक्ट के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है. देखा जाए डिफाइन किया गया है 113 में टेररिस्ट एक्ट को. An act is classified as terrorism is if it is intended to threaten. किस किस चीज को थ्रेट करने के लिए अगर कोई एक्ट किया गया है तो उसे टेररिस्ट एक्ट कहेंगे. नेशनल इंटेग्रिटी, नेशनल इंटेग्रिटी मतलब इंडिया की यूनिटी, सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी को अगर अटैक करने के लिए, उसको हैम्पर करने के लिए अगर कोई एक्ट किया गया है तो उसे टेररिस्ट एक्ट करेंगे. दूसरा इकोनॉमिक सिक्योरिटी, अगर कोई एक्ट इसलिए किया गया है ताकि इंडिया की फिनेंशियल फाउंडेशन को, आरबीआई को, या फिनेंशियल जो भी पूरा स्ट्रक्चर है उसको डैमेज किया जा सके, फिनेंशियल स्ट्रक्चर को, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है इंडिया का उसको डैमेज किया जा सके, उसे भी टेररिस्ट एक्ट कह रहे हैं. और तीसरा पब्लिक ऑर्डर. पब्लिक ऑर्डर क्या है, एम एट क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ टेरर और पैनिक अमंग द पब्लिक. अगर कोई ऐसा एक्ट जो कि इस इंटेंशन से किया जाए कि लोगों में दहशत पैदा की जा सके, लोगों को डराया जा सके. अगर कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो उसके आसपास, अगर उसमें किसी खाली जगह पे भी हुआ, लेकिन शहर के अंदर किसी खाली जगह पे हुआ, तो इससे क्या होगा, लोगों में पूरी डर फैल जाएगा. तो यही तीन तीन चीज कॉज करने के लिए अगर कोई एक्ट किया जाता है तो उसे
टेररिस्ट एक्ट कर रहे हैं। क्या चीज? पहली, नेशनल इंटेग्रिटी को इफेक्ट करने के लिए, मतलब इंडिया की यूनिटी, सोवरेनिटी या सिक्योरिटी को अगर हैम्पर करने के लिए, उसको अटैक करने के लिए कोई एक्ट किया जाए। दूसरा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी मतलब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को अगर हैम्पर करने के लिए किया जाए। या तीसरा, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए। इन तीन चीजों में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए, इसको डिस्टर्ब करने के लिए अगर कोई एक्ट किया जाए तो उसे क्या कह रहे हैं हम? 113 के अंदर कहा जा रहा है टेररिस्ट एक्ट। ठीक है, देखिए डेफिनेशन क्या कहता है। Whoever does any act with the intent to threaten or likely to threaten the unity, integrity or sovereignty, security। ठीक है, ये इतना, ये क्या हो गया? नेशनल, हमने पहला वाला फैक्टर जो देखा, नेशनल इंटेग्रिटी। दूसरा, एक और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और विद द इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर और लाइकली टू स्ट्राइक टेरर इन द पब्लिक और एनी सेक्शन ऑफ द पीपल इन इंडिया और एनी फॉरेन कंट्री। अगर कोई, जो हमने अभी जो पिछले स्लाइड में, लास्ट स्लाइड में देखा कि अगर कोई एक्ट इस इंटेंशन से किया जाए, किस इंटेंशन से? कि लोगों में या तो लोगों को डराया जा सके, किस चीज को लेके? यूनिटी, इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, या फिर लोगों में पब्लिक ऑर्डर को लेके डराया डराया जा सके, एक थ्रेट किया जा सके, उनमें डर पैदा किया जा सके, तो उसे टेररिस्ट एक्ट कह रहे हैं। इसका इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है कि यूनिटी, इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये सब में डर पैदा करना। ठीक है, अब किस किस तरीके से किया जा रही है, तो हमने देखा कि क्या करने के लिए इंटेंशन क्या है? ये सब डिस्टर्ब करना, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करना, यूनिटी को, इंटेग्रिटी को हैम्पर करना या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डैमेज करना, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, किन तरीकों से किया जा सकता है? देखिए लिखा है, बाय यूजिंग बॉम्ब्स, पहला बॉम्ब यूज करके। दूसरा, डायनामाइट और अदर एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस, कोई भी एक्सप्लोसिव बॉम्ब यूज करके या डायनामाइट से या फिर कोई भी और एक्सप्लोसिव यूज करके, और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस या कोई और इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल मतलब जो आग पकड़ ले तुरंत, जैसे आपने पढ़ा होगा पहले, हाईली इनफ्लेमेबल और लो इनफ्लेमेबल। हाईली इनफ्लेमेबल मतलब तुरंत इजीली आग पकड़ ले, तो इनफ्लेमेबल कोई चीज मतलब जलने वाली कोई चीज। और फायर आर्म्स और अदर लीथल वेपन्स और पॉइजनस। फायर आर्म्स मतलब आर्म्स एंड एमुनिशन की बात की जा रही है, या अदर लीथल वेपन्स। लीथल वेपन्स मतलब क्या? लीथल वेपन्स यानी कि ऐसे वेपन्स, ऐसे हथियार जो कि डेथ कॉज करे। लीथल मतलब जानलेवा, जो कि डेथ कॉज कर सके, ऐसे वेपन्स से। और पॉइजनस और नॉक्शियस गैसेस या फिर टॉक्सिक गैसेस से, और अदर केमिकल्स, और बाय, या तो टॉक्सिक गैसेस से या फिर केमिकल से, और बाय एनी अदर सब्सटेंस वेदर बायोलॉजिकल, रेडियोएक्टिव, न्यूक्लियर और अदरवाइज, या किसी भी और तरीके के सब्सटेंस से। कैसे कैसे सब्सटेंस? कोई बायोलॉजिकल सब्सटेंस, कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, कोई न्यूक्लियर सब्सटेंस, या किसी भी और तरीके का, अदरवाइज किसी भी और तरीके का सब्सटेंस ऑफ अ हजार्डस नेचर। हजार्डस मतलब बहुत ज्यादा, एक होता है डैमेजिंग, रिस्की। हजार्डस मतलब जो जान लेने जितना खतरनाक हो, बहुत एक्सट्रीमली जो खतरनाक है उसे हम हजार्डस कहते हैं, जानलेवा जिसे कहते हैं, वो हो गया। और बाय एनी अदर मीन्स ऑफ व्हाटएवर नेचर टू कॉज और लाइकली टू कॉज, मतलब किन किन चीजों से, कैसे? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव वन में दिया अपनी क्या है, या तो इंडिया की नेशनल इंटेग्रिटी को हैम्पर करना, या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डैमेज करना, या पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट करना, लोगों में डर पैदा करना, एक थ्रेट बनाना। किस तरीके से? मेथड, ऑब्जेक्टिव हो गए पहले में, एक क्लास में दिया है क्या? मीन्स क्या हो सकते हैं? बॉम्ब, डायनामाइट, या कोई भी और एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, कोई इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हो सकते हैं, आर्म्स एंड एमुनिशन हो सकते हैं, कोई और लीथल वेपन हो सकती है, टॉक्सिक गैसेस हो सकती है, केमिकल्स हो सकते हैं, या कोई भी और सब्सटेंस जो कि हजार्डस है नेचर में, मतलब जहरीला है, जिससे जान जा सकती है, ऐसा। या कोई भी और ऐसा तरीका जिससे कि कॉज किया जा सके। क्या? देखिए, कॉज क्या किया जा सके, ये सारी चीजें कॉज की जा सके। पहला क्या? डेथ और इंजरी टू एनी पर्सन और पर्सन, जिससे किसी की डेथ या इंजरी कॉज की जा सके।
लॉस और डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा सके, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी सप्लाईज और सर्विसेज एसेंशियल टू द लाइफ ऑफ कम्युनिटी इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री, कोई ऐसे सप्लाई के ऐसे सर्विसेज की सप्लाई को डिसरप्ट करना जो कि लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, ऐसे सप्लाई को या ऐसे सर्विसेज को डिसरप्ट कर देना जो कि लाइफ के सस्टेनेंस के लिए जरूरी है, ठीक है। या damage to the monetary stability, damage to the monetary stability of India by way of production or smuggling or circulation of counterfeit Indian paper currency, coin or any other material। देखिए कितना ब्रॉड एम्बिट रखा है, काउंटरफीटिंग को भी इसमें कहा गया है टेररिस्ट एक्टिविटी में। क्या चीज, इंडिया के मॉनेटरी स्टेबिलिटी को, मतलब फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है, जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, उसे उसको डिसरप्ट करने की कोशिश करना, वही तो ऊपर लिखा इकोनॉमिक सिक्योरिटी, राइट। तो इंडिया की मॉनेटरी स्टेबिलिटी को डिसरप्ट करने की कोशिश करना किस तरीके से, नकली नोट्स या कॉइन्स या कोई भी और मटेरियल प्रोड्यूस बाय द प्रोडक्शन और स्मगलिंग, या तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके या स्मगल करके, दोनों तरीके दिए हुए हैं, प्रोडक्शन और स्मगलिंग और सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफीट इंडियन पेपर करेंसी, कॉइन और एनी अदर मटेरियल, या तो प्रोड्यूस करके या स्मगल करके या सर्कुलेट करके, बांट के किसी भी तरीके से, कैसे नकली नोट या सिक्कों को या किसी और चीज को जो इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसे डिसरप्ट करने की कोशिश करना। और लास्ट फिफ्थ, डैमेज और डिस्ट्रक्शन टू एनी प्रॉपर्टी in India or in a foreign country used or intended to be used for the defense of India or in connection with any other purpose of the government of India, any state government or any other their agencies। या फिर लास्ट क्या कह रहा है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी को डैमेज या डिस्ट्रॉय करना, किसी ऐसी प्रॉपर्टी को डैमेज या डिस्ट्रॉय करना जो कि डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया या फॉरेन कंट्री, इंडिया में या बाहर भी कहीं, बाहर किसी कंट्री में, जिसका यूज या तो डिफेंस के लिए किया जाता है इंडिया में, या फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या उसकी कोई एजेंसी अपने किसी पर्पस के लिए यूज करती है, यूज और इंटेंडेड टू बी यूज फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया, इंडिया के डिफेंस के लिए जिसको यूज किया जाता है, या फिर और इन कनेक्शन विद एनी अदर पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ देयर एजेंसीज, या तो उसको डिफेंस में यूज किया जाता है या फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट उसको अपने पर और उनकी कोई एजेंसी उसे अपने पर्पस के लिए यूज करती है। मतलब ऊपर जो ए दिया हुआ है, ठीक है, ए में कि भाई कैसे कैसे बॉम्ब से, डायनामाइट से, कोई लीथल सब्सटेंसेस से, पॉइजनस गैसेस से, हजार्डस सब्सटेंस है, हजार्डस केमिकल से, ये सारी चीजें जो दी रखी हैं वो क्या क्या कॉज करने के लिए 1 से लेके 5 तक में दिया हुआ है, क्या डेथ किसी की कॉज करने के लिए या इंजरी कॉज करने के लिए, बी क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, सी क्या कह रहा है भाई कोई एसेंशियल सर्विसेज को डिसरप्ट करने के लिए, फोर क्या कह रहा है मॉनेटरी स्टेबिलिटी को डिसरप्ट करने के लिए, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को डिसरप्ट करने के लिए क्या करना, नकली नोट या सिक्कों को सर्कुलेट करना, या फिफ्थ क्या कह रहा है किसी ऐसी प्रॉपर्टी को डैमेज करना जो कि या तो डिफेंस के लिए यूज की जाती है, डिफेंस में यूज की जाती है, या फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट उसे अपने किसी पर्पस के लिए यूज करती है, ठीक है। The law specifies the types of action that constitute a terrorist act। सबसे पहले वेपनरी, हमने देखा क्या दिया हुआ है, एक्सप्लोसिव्स यूज करना, फायर आर्म्स यूज करना, या कोई लीथल वेपन्स, कोई भी ऐसे वेपन हथियार जो कि जान ले सकते हैं, लीथल मतलब जान लेने वाले, इतना कितना जिससे जान चली जाए, लीथल वेपन्स। हजार्डस मटेरियल, हजार्डस मतलब वेरी टॉक्सिक, यूज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस और बायोलॉजिकल न्यूक्लियर मटेरियल, इससे भी जान चली जाएगी, न्यूक्लियर न्यूक्लियर कोई गैस हो, न्यूक्लियर कोई सब्सटेंस हो, उससे भी जान जाने के चांसेस हैं। किस लिए, एक्ट कॉजिंग डेथ, सीरियस इंजरी और मैसिव प्रॉपर्टी डैमेज, या तो लोगों की जान जाए या प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचे, एसेंशियल सर्विसेज का डिस्ट्रप्शन हो जाए, जैसे पावर ग्रिड का, कम्युनिकेशन सर्विसेज का, ट्रांसपोर्ट का, फाइनेंशियल डैमेज या मॉनेटरी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने के लिए, डैमेज करने के लिए। ठीक, देखिए बी क्या कह रहा है, ये तो ए हो गया कि किन किन मोड से, ठीक है। अब बी को क्या कह रहा है, ओवरऑल बाय मींस ऑफ
criminal force or the show of criminal force or attempts to do so or causes death of any public functionary or attempts to cause death to any public functionary, मतलब फोर्स के यूज से या फोर्स दिखा के क्या करना, या तो किसी पब्लिक फंक्शनरी की डेथ कॉज करना या डेथ कॉज करने का अटेम्प्ट करना। ठीक है, सी। अब देखिए इसमें पब्लिक फंक्शनरी जो टर्म है, पब्लिक फंक्शनरी का मतलब अगेन यहाँ एक्सप्लेनेशन में बताया है, पब्लिक फंक्शनरी मींस the constitutional authorities or any other functionary notified in the official gazette by the central government as public functionary। या तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, हम पब्लिक फंक्शनरी किसे कह रहे हैं, इसमें क्या क्लॉज बी में कह रहा है कि फोर्स यूज करके किसी पब्लिक फंक्शनरी की जान लेना या जान लेने की कोशिश करना। पब्लिक फंक्शनरी हम कह किसे रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन का एक क्लॉज बता रहा है कि पब्लिक फंक्शनरी मतलब या तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हो गई या फिर कोई भी ऐसी अथॉरिटी, कोई भी और अथॉरिटी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है, ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर रखा है एज ए पब्लिक फंक्शनरी, मतलब पब्लिक के लिए जो फंक्शन कर रहे हैं उन्हें। दूसरा देखिए एक और काउंटरफीट का मतलब भी दिया हुआ है, काउंटरफीट इंडियन करेंसी मींस the counterfeit currency as may be declared after examination by an authorized and notified forensic authority that such currency imitates or compromises with the key security features of Indian currency। काउंटरफीट इंडियन करेंसी क्या मतलब है, नकली नोट जो हम कह रहे हैं इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब कोई फॉरेंसिक अथॉरिटी किसी नोट को एग्जामिन करके अगर ये बता दे कि भाई ऐसा है कि ये बिल्कुल सिमिलर है, मतलब बिल्कुल जैसा, जो बहुत बहुत ज्यादा बहुत सिमिलैरिटी है दोनों के बीच, जो रियल जो ओरिजिनल नोट्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के हैं, आरबीआई के नोट्स हैं वो, और ये जो काउंटरफीट नोट्स हैं ये इतने सिमिलर हैं कि ये इंडिया की सिक्योरिटी के साथ, कौन सी फिनेंशियल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने में के लिए केपेबल है, मतलब इसको ये इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में अगर लग जाए तो ये की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, उसे काउंटरफीट कह रहे हैं। और सी क्या कह रहे हैं कि डिटेन्स, किडनैप्स और abducts any person and threaten to kill or injure such person or does any other act in order to compel the government of India or any state government of the government of a foreign country or any international or intergovernmental organization or any other person to do or abstain from doing any act commits a terrorist act। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है देखिए, डिटेन्स, किडनैप्स और abducts any person, किसी को डिटेन करना, किडनैप कर लेना या एबडक्ट कर लेना, एंड थ्रेटनिंग टू किल और इंजर सच पर्सन, और उस जो इस इंसान को डिटेन किया गया या किडनैप किया गया उसे जान से मारने की धमकी देना, थ्रेटनिंग टू किल और इंजर सच पर्सन, उसे जान से मारने की धमकी देना या फिर उसे बहुत घायल कर देना, उसे इंजरी पहुंचाने की धमकी देना, और डज एनी अदर एक्ट इन ऑर्डर टू कंपेल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, या तो ये करना किस लिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को या किसी और कंट्री के गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री और इंटरनेशनल और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को या इंटर गवर्नमेंटल, देखिए इससे समझ में आता है जब हम पूरा 113 पढ़ रहे हैं ऊपर से एनी फॉरेन कंट्री, एनी फॉरेन कंट्री, एनी फॉरेन कंट्री लिखा है, मतलब इसके एम्बिट को कितना वाइड रखा गया है, को कंपेल करना किस चीज के लिए, intergovernmental organization or any other person to do or abstain from doing any act, ऊपर दिए गए एक्ट में से कुछ भी करने के लिए किसी को कंपेल करना, इनमें से किसी को कंपेल करना भी टेररिस्ट एक्टिविटी में आएगा। तो फिर किसी को किडनैप कर लिया कंपेल करने के लिए कि भाई सरकार को कि तुम ऐसा करो नहीं तो इसे इसे जान मार देंगे, इसकी जान ले लेंगे, ये बच नहीं पाएगा, इसे भी टेररिस्ट एक्टिविटी कहा जा रहा है। जैसा हम आप सबने सुना होगा प्लेन हाईजैकिंग के जो केसेस होते हैं उसके बेसिस पे इसे बनाया गया कि कंपेल करने को भी कहेंगे, टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर फॉल करेगा। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आ रहा है, एक चीज तो हमें समझ में आ रही है क्लियरली कि इसके एम्बिट को बहुत वाइड रखा गया है, बहुत वाइड, क्योंकि सिर्फ ये इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, एजेंसीज, गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, इन सबको इंक्लूड किया गया है। इसमें फॉरेन कंट्री की यहाँ तक कि फॉरेन कंट्री के गवर्नमेंट्स को भी, कि अगर उनके अगेंस्ट भी ऐसा कुछ किया जा रहा है तो भी टेररिस्ट एक्टिविटी में के अंडर वो फॉल करेगा। यहाँ पे देखिए इस सेक्शन के अंदर क्या है, इंटरनेशनल और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंटरनेशनल बॉडी या इंटर गवर्नमेंटल कोई बॉडी है उनको भी अगर कुछ ऐसा करने के लिए कंपेल किया जा रहा है तो इन सबको टेररिस्ट एक्ट में काउंट किया जाएगा।
अब पनिशमेंट्स क्या है, देखिए पनिशमेंट्स कैसे दे रखी है, इफ द एक्ट रिजल्ट्स इन डेथ, अगर टेररिस्ट एक्टिविटी से डेथ कॉज होती है तब वहां पे पनिशमेंट डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और साथ में मैंडेटरी फाइन। इन अदर केस नॉन फैटल, नॉन फैटल मतलब जिसमें जान नहीं गई है, ठीक है, इसमें क्या है 5 years टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, 5 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक और साथ ही साथ फाइन। कॉन्स्पिरेसी करना या उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए सेम पनिशमेंट एज द डायरेक्ट ऑफेंडर, डायरेक्ट ऑफेंडर जितना जो उसके लिए लाइबिलिटी होगी सेम उतनी, तो अगर डेथ हो जाता है तो ये लाइबिलिटी, और या डेथ नहीं कॉज होती है तो ये लाइबिलिटी। मेंबरशिप इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन, ये पनिशमेंट दे रखी है। और ऐसे क्राइम को मतलब टेररिस्ट एक्टिविटीज को हार्बर करने के लिए, छुपाने के लिए, हार्बरिंग एंड फाइनेंशियल क्राइम्स, ऐसे क्राइम के लिए कि द लॉ एक्सटेंड्स टू दोज़ हू सपोर्ट टेररिस्ट इंडायरेक्टली, मतलब टेररिस्ट एक्टिविटीज को अगर छुपाने की कोशिश की गई है तो उसकी इसमें पनिशमेंट क्या होगी, हार्बरिंग ऑफेंडर जो जिसने छिपाया है, नोइंगली हाइडिंग और प्रोटेक्टिंग अ टेररिस्ट, इसके लिए पनिशमेंट क्या है, 3 years टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन ऑफ एटलीस्ट 5 लाख रुपीज। हार्बरिंग मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया था, छुपाना, किस लिए छिपाना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हार्बर में एक स्पेसिफिक मीनिंग है, इसका मतलब ये होता है छिपाना इस इंटेंशन से कि पुलिस पकड़ के ले ना जाए, मतलब बचने के लिए मदद करना, पुलिस से बचने में मदद करना, भागने में मदद करना, उसे हम हार्बर कह रहे हैं, ठीक है। और प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म, होल्डिंग और यूजिंग प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम टेररिस्ट एक्टिविटीज, अगर कोई इंसान है जिसने टेररिज्म से मिले हुए पैसे का या तो यूज किया है या उसे जो पैसे मिले उसको कहीं यूज किया हुआ है, उसके लिए पनिशमेंट क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन और एसेट फॉरफीचर, यानी सच प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू सीजर एंड फॉरफीचर बाय द स्टेट, मतलब उससे जो प्रॉपर्टी मिली है वो सरकार क्या करेगी, उसको लेके रख लेगी और उसे बाद में बेच सकती है, वो सीजर एंड फॉरफीचर बाय द स्टेट, ठीक है, उसे रख लेगी, बाद में उसे फॉरफीट किया जा सकता है। ये कंप्लीट हो गया हमारा ये पूरा टॉपिक, ये चैप्टर नहीं, ये जो टॉपिक था हमारा ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ, ये कंप्लीट हो गया है। इस ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ में हमने 100 से लेके 113 तक पढ़ा, जिसमें स्टार्ट किया था हमने कल्पेबल होमिसाइड से। तो हमने शुरू कहाँ से किया देखिए इस चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर है। इस चैप्टर को वेरियस हमने देखा था कि वेरियस कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रखा है, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने अफेक्टिंग लाइफ पढ़ा, ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ। इसमें हमने शुरुआत कहां से की थी, कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 100, कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड की शुरुआत की थी कि भाई कल्पेबल होमिसाइड किसे कहेंगे, कल्पेबल होमिसाइड क्या था, भाई किसी की भी डेलिबरेटली या तो इंटेंशन से या फिर नॉलेज के साथ जान लेना या जानने की कोशिश करना, उसे हम जान लेना या उसे ऐसी बॉडीली इंजरी पहुंचाना जिससे डेथ कॉज हो जाए, ये सारी चीजें किसमें कल्पेबल होमिसाइड के अंदर फॉल कर रही थी। इसी का अग्रेवेटेड वर्जन जो था वो हो गया था मर्डर, जो कि 101 में दिया है। 101 के सेकेंड पार्ट में लेटर पार्ट जो है उसमें दे रखा है 5 एक्सेप्शंस दे रखे हैं। उन 5 एक्सेप्शंस में ये बताता है कि ऑल्दो दे फुलफिल द एसेंशियल्स ऑफ अ मर्डर, बट क्योंकि वो उन कंडीशंस में फॉल कर गए जो 5 एक्सेप्शंस में दे रखे हैं, इसलिए वो मर्डर ना होके कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, राइट। इससे हमने समझा था कि कल्पेबल होमिसाइड जो है वो एक ब्रॉडर कैटेगरी है
उसका पार्ट है मर्डर, यानी कल्पेबल होमिसाइड तो पहले होगा ही, उसके बाद मर्डर देखना होता है। तो अब अगर जब कोर्ट डिसाइड करती है मर्डर प्रूफ हो गया तो वो ऑफेंस ऑफ मर्डर हो गया। अगर मर्डर प्रूफ नहीं हुआ तो भी कल्पेबल होमिसाइड रहेगा, तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, इसलिए आपने देखा था एक लाइन क्या थी कि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर्स, राइट। कल्पेबल होमिसाइड इज द जीनस व्हाइल मर्डर इज द स्पीशीज। यानी क्या है, कल्पेबल होमिसाइड एक ब्रॉडर कैटेगरी है और उसके अंदर एक फॉर्म है मर्डर। ये सारी चीजें हमने देखी थी। इसके बाद इसमें हमने पनिशमेंट्स देखे अलग अलग सिनेरियोज में कि भाई अगर लाइफ कन्विक्ट है, उसने कोई ऑफेंस किया है तो क्या पनिशमेंट होगी, क्या उसने अगर डेथ कॉज करने की कोशिश की है, डेथ कॉज किया है, या जब अगर किसी इंसान ने किसी को अबेट किया है सुसाइड करने के लिए, अबेट किया है किसी ऐसे इंसान को सुसाइड करने के लिए जो कि इंसेन है, या किसी के मर्डर कॉज करने की अटेम्प्ट करे हैं, तो क्या पनिशमेंट होगी। ये सारी चीजें देखते हुए फिर उसके बाद हमने ये 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो कि नए एडिशन दे दिए इसके लिए, जो किसी ने नहीं दिए हुए थे वो भी देखे, ऑर्गेनाइज क्राइम, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिस्ट एक्ट्स। ठीक है, इसके साथ वी कंप्लीटेड दिस टॉपिक। अब हम आते हैं इसकी सेकेंड टॉपिक पे जो कि बात करता है ऑफ हर्ट। 114 से लेके 125 125 तक ये टॉपिक है। ठीक है, 114 से 125, यहाँ ये हमने कितना देखा था, 100 से लेके 113, ये हो गया 114 से लेके 125 तक, ये है, राइट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड टॉपिक जो कि हर्ट की बात करता है। ऑलराइट, तो हर्ट, हर्ट क्या कह रहा है देखिए, whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt। मतलब क्या डेफिनेशन में बताया, हर्ट कब कब कॉज हो रहा है। तीन तरीके से कॉज हो रहा है, क्या क्या चीज दी हुई है, बॉडीली पेन, डिजीज, या तीसरा क्या, इंफॉर्मिटी। इनका मतलब क्या हुआ, बॉडीली पेन, डिजीज या इन्फॉर्मिटी, इन तीन तरीके से 114 हमें बता रहा है कि हर्ट कॉज होता है। whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt। मतलब जब किसी इंसान को बॉडीली पेन कॉज किया जाता है या डिजीज या इन्फॉर्मिटी कॉज की जाती है तो कहते हैं उसे हर्ट कहा। ठीक है, अब ये डेफिनेशन जो है ये सिर्फ मतलब ये सेक्शन जो है ये सिर्फ डेफिनेशन देता है, सिर्फ हर्ट की डेफिनेशन क्या है, यानी हर्ट का मतलब क्या है सिर्फ ये दिया हुआ है। इस सेक्शन में ये इसकी पनिशमेंट नहीं बताई गई है। इस सेक्शन में क्या कहा हुआ है, बॉडीली पेन मतलब किसी भी तरीके की ऐसा कुछ भी कॉज करना जिससे बॉडी में पेन हो जाए, राइट। ठीक है, दूसरा डिजीज, कोई ऐसा कुछ ऐसा करना जिससे सामने वाले को डिजीज कॉज हो जाए कोई, या तीसरा इन्फॉर्मिटी। इन्फॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा था, इससे हम वीकनेस, फिजिकल वीकनेस कह सकते हैं, जिससे इंसान कोई ऐसा एक्ट करना जिससे फिजिकली वीक हो जाए। तो तीन तरीके से क्या हो गया, कुछ ऐसा करना जिससे बॉडीली पेन मतलब बॉडी में पेन कॉज हो, किसी भी तरीके का छोटा से छोटा पेन कॉज हो। दूसरा डिजीज, कोई डिजीज हो जाए उसे भी कहेंगे इसमें। और तीसरा इन्फॉर्मिटी, इन्फॉर्मिटी यानी फिजिकल वीकनेस, कुछ ऐसा करना जिससे फिजिकल वीकनेस अगर हो जाए इंसान को तो इसे हर्ट कहते हैं। अब 115 सेक्शन जो है इसमें बता रखा है कि इसकी पनिशमेंट क्या हो सकती है। पनिशमेंट इसमें भी नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया है कि वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट किसे कहेंगे। अभी तक इसमें क्या दिया था देखिए, 114 में सिर्फ दिया हुआ था कि हर्ट क्या है, हर्ट किसे कहेंगे। ठीक है, 115 बताता है कि वॉल्यूंटरीली कॉजिंग हर्ट किसे कहेंगे। भाई अब किसी ने जानबूझ के हर्ट कॉज किया है
ये कब वॉल्यूंटरी, सब कुछ जानते हुए जानबूझ के, कॉजिंग कॉज करना हर्ट, मतलब किसी ने जानबूझ के हर्ट कॉज किया है, ये कब कहेंगे। 14 में तो 114 में से बता दें कि हर्ट का मतलब क्या है। तो 115 कहता है कि भाई whoever does any act with the intention of thereby causing hurt to any person with the knowledge that he is likely thereby to cause hurt to any person and does thereby cause hurt to any person is called is said voluntarily to cause hurt। मतलब इस इंटेंशन से या नॉलेज से कि वो या तो किसी को हर्ट कॉज करे या उसे पता है कि वो हर्ट कॉज करेगा, फिर भी वो कुछ ऐसा करता है, किसी इंसान को पता है कि उसके ऐसा करने से, मतलब कोई एक्ट करने से सामने वाले को हर्ट होगा। अब जब हम यहाँ हर्ट कहेंगे तो हम किसी और हर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ स्पेसिफिकली इन तीनों में से किसी एक तरीके से, यानी मेरे किसी सर्टेन एक्ट से मेरे आसपास मेरे सामने वाला जो इंसान है उसको वो डिजीज कॉज हो जाएगा, या उसे चोट लग सकती है जिससे उसको एक इंजरी हो जाएगी, तो बॉडीली पेन कॉज होगा। तो मतलब अब जब सामने वाले इंसान इंटेंशन या नॉलेज, दो चीजें आ गई यहाँ पे, दोनों इंटेंशन और नॉलेज, या तो इंटेंशन ही है हर्ट कॉज करने का, ठीक है, एंड व्हेन वी यूज द टर्म हर्ट कॉज करने का वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर टाइप ऑफ हर्ट बट स्पेसिफाइड एट द 114, मतलब या तो बॉडीली पेन कॉज करने का, या कोई डिजीज कॉज करने का, या किसी तरीके की इंफॉर्मिटी कॉज करने का इंटेंशन ही है, या ये जानकारी है नॉलेज, या ये जानकारी है कि ऐसा करने से ये कॉल होगा, फिर भी ऐसा एक्ट करता है। जैसे हमने मर्डर में भी तो ये पढ़ा था कि अगर आप जानते हुए कि उसकी डेथ कॉज करनी है, इंटेंशन ये कॉज करने का डेथ, या पता है कि इस इंजरी से डेथ कॉज होगी, वही सेम चीज है। वैसे ही सिमिलर इसमें हो गया कि या तो इंटेंशन ही है हर्ट कॉज करने का, या नॉलेज है कि इस एक्ट से हर्ट कॉज होगा, फिर भी वो एक्ट कोई करे उसे वॉल्यूंटेरिली कॉजिंग हर्ट कहते हैं, कि जानबूझ के हर्ट कॉज किया। अब इसका सबसेक्शन 2 जो है वो बताता है पनिशमेंट क्या होगी। Whoever, except in the case provided by subsection 1 of section 122, मतलब ये एक्सेप्शन है इसका, एक्सेप्शन 122 में देखेंगे, voluntarily causes hurt, कोई भी इंसान जो voluntarily cause करता है hurt, ये जो पार्ट है ये this is the exception, एक्सेप्शन है, ठीक है। अब ये एक्सेप्शन कहाँ दिया हुआ है, लिखा है कि सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 112 तो 122 122 के सबसेक्शन 1 पे ये लागू नहीं होगा, वो भी देखेंगे वो क्या है। Voluntarily causing hurt shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year, or fine, or which may extend to 10,000 rupees, or with both। मतलब क्या कह रहा है कि imprisonment up to 1 year, 1 साल तक की imprisonment हो गई, ठीक है, with और विदाउट फाइन, और फाइन अमाउंट कितना हो सकता है, फाइन अमाउंट कितना है, 10,000 रुपए किया हुआ है देखिए, और विथ फाइन विथ में एक्सटेंड टू 10,000, और विथ बोथ, तो दोनों चीजें हो सकती है, नहीं विद और विदाउट फाइन, और 10,000 तक का फाइन अगर लगा तो वो 10,000 तक का, ठीक है। तो मतलब 114 और 115 जो है वो हर्ट की बात कर रहा है, हर्ट की पनिशमेंट की, मतलब किसी ने किसी को मारा, मान लीजिए किसी लकड़ी की अगर क्या बोलते डंडे से, लकड़ी के डंडे से किसी को मारा, शोल्डर में मारा, ठीक है, उसे 3 या 4 बार उससे मारा जिससे उसका हाथ टूट गया, कुछ और नहीं हुआ, सिर्फ हाथ टूट गया, हालांकि वो ठीक हो जाएगा, ये क्या है, ये हर्ट कॉज करना है, ठीक है, बॉडीली पेन कॉज उसको उसको हर्ट कॉज करना है। तो यहाँ पे सेक्शन क्या लगेगा, 114 एंड 15, 14 क्या बताता है, सिर्फ हर्ट बताता है कि हर्ट हुआ है। पनिशमेंट कहाँ दे रखी है 115 में कि भाई वॉल्यूंटेरिली कॉजिंग हर्ट, जानबूझ के किया गया, शोल्डर पे 4 बार डंडे से मारा गया ताकि इसका हाथ टूट जाए, ठीक है, हर्ट कॉज किया गया, और साथ में उसको पनिशमेंट दी जाएगी सब क्लॉज सबसेक्शन 2 में, राइट। अब आते हैं 116 पे। हंड्रेड एंड सिक्सटीन, अब ये क्या कहता है, ये कहता है ग्रीवियस हर्ट। अभी तक हमने पढ़ा हर्ट, सिंपल हर्ट, हर्ट का हो गया, हर्ट मतलब क्या, सिंपल हर्ट हम 114 15 में जो कह रहे हैं वो किस बारे में बात कर रहे हैं, सिंपल इंजरी की तो कर रहे, तो सिंपल हर्ट हो गया, ठीक है। 116 जो कह रहा है वो कह रहा है ग्रीवियस हर्ट, मतलब ये सीवियर नेचर का है, ये ग्रीवियस नेचर का है, ये ज्यादा सीरियस नेचर का है, ज्यादा
ठीक है, ये तो सिंपल है, सिंपल हर्ट जो यही रहा, हालांकि सेक्शन में हर्ट लिखा है, कहीं सिंपल हर्ट नहीं लिखा है, लेकिन हर्ट को ही हम दो कैटेगरी में बांट रहे हैं। तो ये जो 14-15 बात कर रहे हैं वो सिंपल नेचर के, छोटे मोटी चोट जो लगती है उसकी बात करें, ठीक है। ग्रीवियस हर्ट मतलब ये ज्यादा सीरियस नेचर का है, इसमें ज्यादा ग्रेव पनिशमेंट होगी। ग्रीवियस मतलब होता है ज्यादा सीवियर, ज्यादा सीरियस। The following kinds of hurt only are designated as grievous। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें पहले ये तो कैटेगरीज दे रखी हैं, ए से लेके एच तक जैसे हम लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले कह रहा है कि सिर्फ इनमें ये जो फॉलोइंग कैटेगरीज हैं, जो 8 तरीके की कैटेगरी दे रखी है ए से लेके एच तक, इन 8 में अगर कोई हर्ट फॉल कर रहा है तो सिर्फ उन्हीं हर्ट को हम ग्रीवियस नेचर का कहेंगे, ग्रीवियस हर्ट कहेंगे, इसके अलावा किसी और हर्ट को नहीं कहेंगे। तो फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हर्ट मतलब हर्ट का ही काइंड है, इन्हीं हर्ट को हम ग्रीवियस नेचर का कहेंगे। ओनली द फॉलोइंग काइंड ऑफ हर्ट ओनली आर डेजिग्नेटेड एज ग्रीवियस, सिर्फ इनको ही ग्रीवियस हर्ट कहेंगे। क्या क्या? इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मतलब इमैस्कुलेशन यानी किसी मेल को इमैस्कुलिन कर देना, मतलब उसके मैस्कुलिनिटी के अगेंस्ट कुछ कर देना, यानी कि उसके प्राइवेट ऑर्गन्स को अटैक करना, उसे हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। उसको डैमेज करने की कोशिश करना, उस पे अटैक करना, उसे इमैस्कुलेशन कहा गया। परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ आइदर आई। प्राइवेट परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ आइदर ईदर आई मतलब किसी इधर मतलब कोई भी एक आंख, किसी भी एक आंख की आंख से देखने की शक्ति चली जाए। आईसाइट परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आई मतलब किसी एक आंख को आंखें फोड़ देना, कोई एक आंख भी किसी एक आंख से परमानेंटली दिखना बंद हो जाए। परमानेंट प्राइवेशन मतलब परमानेंटली अगर एक आंख से दिखना बंद हो जाए, ऐसी चोट लगी आंख पे, ऐसा अटैक किया गया कि एक आंख से दिखना बंद हो गया हमेशा के लिए, टेम्परेरी नहीं, कह रहा है परमानेंट। ये जो भी इंजरी जितने भी टाइप की दे रखी है ए से लेकर एज तक, जो 8 हमें कैटेगरी दे रखी है, ये परमानेंट नेचर की इंजरी होती है, इसे अब ठीक नहीं किया जा सकता, आप सर्जरी से ट्रीटमेंट से किसी भी तरीके से ठीक नहीं करा सकते। जैसे पहला इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन मतलब हुआ कि प्राइवेट पार्ट से प्राइवेट ऑर्गन्स जो किसी मेल मेंबर के हैं उसे उसे डिप्राइव कर देना, उस पर अटैक करना, उसे डैमेज करने की कोशिश करना। पी हो गया आंखों को इंजरी देना, परमानेंट इंजरी, ऐसा कि उससे दिखना बंद हो जाए। थर्ड, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ इधर ईयर मतलब किसी एक कान से सुनना परमानेंटली खत्म हो जाए, बंद हो जाए। प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, किसी जॉइंट का काम करना हमेशा के लिए बंद हो जाए, कोई भी जॉइंट, हाथ के, पैर के, शोल्डर के, किसी जॉइंट से परमानेंटली काम करना बंद हो जाए। डिस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट इम्पेयरिंग द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, किसी जॉइंट से या उसके किसी लगे हुए पार्ट से उसकी शक्ति परमानेंटली खत्म हो जाना। मतलब जॉइंट, ठीक है, पहला क्या कह रहा है कि भाई प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, कोई जॉइंट का परमानेंटली खत्म हो जाना, मतलब हड्डी टूट गई, इतनी टूट गई कि वो बन नहीं सकती, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट मतलब शक्ति खत्म हो जाना, वो कंप्लीटली इंजर्ड नहीं हुआ है, जैसे शोल्डर का मान लीजिए जॉइंट, ठीक है, या तो इसको इतनी बुरी तरीके से डैमेज किया, इतना टूट गया कि अब ये बन नहीं सकता, ठीक है, वो फॉल कर जाएगा डी में। परमानेंट प्राइवेशन, खत्म हो गया ये, किसी जॉइंट से हटा देना, खत्म कर देना। और ये कह रहा है कि उसकी शक्ति खत्म हो जाना मतलब उस पर इतनी इंजरी हुई, ये ऑर्गन ठीक है लेकिन इंजरी की वजह से ये हाथ ने काम करना बंद कर दिया, शोल्डर ने काम करना बंद कर दिया। तो ये प्राइवेशन इज अलग कर देना, किसी जॉइंट से अलग कर देना, एनी मेंबर और जॉइंट। डिस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ द पावर यानी काम कर देना, शक्ति खत्म हो जाना। एफ, परमानेंट डिसफिगरमेंट, डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस, जैसे कई सारे जो शोज होते हैं उनमें दिखाता है अगर कोई डेड बॉडी है तो वो पहचान में ना, इसलिए फेस बिगाड़ दिया, राइट।
वही डिसफिगरमेंट, डिसफिगरेशन मतलब चेहरे को इतना बिगाड़ देना, हेड और फेस, परमानेंट डिसफिगरेशन चेहरे को या सर को, हेड हेड और फेस, चेहरे को या सर को इतना उसको परमानेंटली डिसफिगर कर देना, सिर्फ बिगाड़ देना। फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टूथ, दांतों को या किसी और हड्डी को डिसलोकेट करना या परमानेंटली तोड़ देना। एंड एच, एनी हर्ट, जैसे मान लीजिए मार के दांत तोड़ दिए, दांत उखाड़ दिए, तो ये सारी चीजें भी परमानेंटली अब ये इंजरी आपकी हो गई। एंड द लास्ट, एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ, कोई भी ऐसा हर्ट जिससे लाइफ को खतरा हो जाए, पहला क्या, एंडेंजर्स लाइफ। Next, which causes the sufferer to be during the space of 15 days in severe bodily pain. Severe या दूसरा severe bodily pain for 15 days और unable to follow his ordinary pursuits, या जो रेगुलर काम है वो कर पाने में अनेबल हो जाना, उसे भी हम इसमें काउंट कर रहे हैं ग्रीवियस हर्ट में। मतलब ये 8 कैटेगरी दे रखी है, उसमें जब कोई इंजरी फॉल करेगी तो उसे ग्रीवियस हर्ट कहते हैं और तब उसकी पनिशमेंट आगे 117 दे रखी है। ठीक है, क्या क्या है 8 कैटेगरीज? इमैस्कुलेशन हो गया, इमैस्कुलेशन हमें समझ आ गया। बी, परमानेंट प्राइवेशन साइट ऑफ ईदर आई, मतलब किसी आंख से परमानेंटली दिखना बंद हो जाए। ठीक है, इंजरी की वजह से आंखों पे ऐसा अटैक हुआ कि आंखें खराब हो गई, आंखें फूट गई, ब्लाइंडनेस हो गई, परमानेंट ब्लाइंडनेस। सी, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग ऑफ ईदर आई, ईदर ईयर, किसी भी कान से, एक कान या दोनों कानों से परमानेंटली सुनाई देना बंद हो जाए। डी, प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, किसी ऑर्गन, किसी जॉइंट का, इससे लगे किसी मेंबर का अलग हो जाना, परमानेंटली प्राइवेशन, अलग हो जाना, कट जाना। डिस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, किसी जॉइंट की शक्ति खत्म हो जाना, उसमें क्या हुआ कि अलग कर दिया, प्राइवेशन अलग कर दिया। ठीक है, और इसमें क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हो गया जिससे वो काम नहीं कर सकता, जिससे इतनी बुरी तरीके से हड्डियां टूट गई, पूरे ये जो पूरा जॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी इतनी बुरी तरीके से टूट गया कि हाथ काम करना बंद कर दे, इसकी बात की जा रही है। परमानेंट डिसफिगरेशन, डिसफिगर कर देना, चेहरा बिगाड़ देना। या इसके बाद जी, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टूथ, टूथ किसी भी हड्डी का या दांतों का क्या करना, डिसलोकेट कर देना या उसे उसका फ्रैक्चर कर देना। या इनके अलावा ये तो स्पेसिफाइड कैटेगरीज हो गई, ये जो 7 कैटेगरी हो गई ए से जी तक, ये तो स्पेसिफाइड हो गई। अब एच जो है ये अदरवाइज वाला क्लॉज है, ये ब्रॉडर स्कोप दे देगा इसको, एटसेट्रा। किसी भी और टाइप का हर्ट, किसी भी और टाइप का जो कि लाइफ को एंडेंजर कर रहा हो, कोई भी और जो कि इनमें स्पेसिफाइड अगर नहीं भी है, इनमें स्पेसिफाइड नहीं भी है लेकिन किसी और तरीके का हर्ट है जिससे कि लाइफ पे खतरा आ रहा है, एंडेंजरिंग लाइफ, या वो दूसरा, causes the sufferer to be during a space of 15 days in severe bodily pain, या तो उसकी जान पे खतरा आ गया, जान पे बन गई, या क्या हुआ कि भाई उसे इतनी इंजरी हुई कि जिससे 15 दिन, ये जो है ये कैप दे रहा है, 15 दिन अगर कोई इंसान बेड पे है इंजरी की वजह से तो उसे भी ग्रीवियस हर्ट में काउंट करेंगे। 15 दिन तक कोई सफरर सीवियर बॉडी पेन में है, बिस्तर पे है वो बिल्कुल, और उसमें सीवियर बॉडी पेन, बहुत एक्सेसिव पेन है बॉडी में, वो भी ग्रीवियस हर्ट में काउंट होगा। और तीसरा, अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परस्यूट्स, डेली लाइफ पे जो उसके काम पे आना जाना, चलना उठना फिरना बैठना, वो चीजें वो कर पाने में अनेबल हो गया, अनेबल टू फॉलो हिज डेली परस्यूट्स, डेली की चीजें ना कर पाए। इन 8 कैटेगरीज में कोई हर्ट फॉल कर रही है तो उसे ग्रीवियस हर्ट कहेंगे। इसमें ए से लेके जी तक जो ये कैटेगरीज हैं ये तो अलग अलग कंडीशन स्पेसिफाई कर दिए, लेकिन एच जो है ये थोड़ा एटसेट्रा वाला सब क्लॉज हो गया जिसमें वही दे रखा है कि और किसी भी तरीके की जो इसमें ना भी कवर हो, किसी भी और तरीके की अगर इंजरी हो रही है जो इसमें कवर नहीं हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है उससे कि जान को खतरा बना था, हालांकि इंसान बच गया लेकिन खतरा जान का है, लेकिन या फिर क्या हो रहा है, ऐसी बॉडीली पेन है, इतनी सीवियर है कि 15 दिन या उससे ज्यादा की बॉडीली पेन सीवियर, और या फिर तीसरा ये कह रहा है कि डेली काम ना कर पाए, अनएबल टू फॉलो ऑर्डिनरी परस्यूट्स, तो उसे वीकेस्ट हर्ट में रखेंगे। ठीक है, अब 114 की तरह सिमिलरली ये भी क्या हुआ हमें 116 सिर्फ डेफिनेशन दे रहा है, डेफिनेशन क्लॉज,
सिर्फ डेफिनेशन प्रोवाइड किया कि भाई क्या है ग्रीवियस हर्ट किसे कहेंगे, इसमें पनिशमेंट है नहीं. This section 114 and 116 doesn't criminalize a hurt and grievous hurt respectively. These sections do not criminalize. What sections? 115 and 116 penalize these offenses. 114 अगर कोई कहे कि भाई पनिशमेंट की 114 के लिए लायबल है, के लिए लायबल ठीक है, 114 के अंदर लायबल नहीं, पनिशमेंट उसके अंदर नहीं दिया. 114 क्रिमिनलाइज नहीं करता है, 116 क्रिमिनलाइज नहीं करता है. 114 एंड 16 जो है वो सिर्फ डेफिनेशन दे रहा है. क्रिमिनलाइज कौन से सेक्शंस कर रहे हैं? 115 एंड 117. तो 115 की तरह सिमिलरली वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट. Whoever voluntarily causes hurt, if the hurt he intends to cause or knows himself to be likely to cause is grievous hurt, and if the hurt which he causes is grievous hurt, is said voluntarily to cause grievous hurt. अगर जानते हुए इंटेंशन से या फिर नॉलेज से, इसमें भी दो चीजें, इंटेंशन एंड नॉलेज से, या तो इंटेंशन ही है ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की, ऐसा हर्ट कॉज करने की जो कि ग्रीवियस नेचर का है, या जानकारी है ये जो हर्ट है ये ग्रीवियस नेचर का है और फिर भी उसे करता है, तो उसे क्या कहेंगे कि he has caused that voluntarily causing grievous hurt कहेंगे under section 117 subsection 1. और इसकी पनिशमेंट जो है देखिए 2 मैंने रखी है. whoever in case provided by subsection 2 of section 112, यहाँ भी exception है. voluntarily causes grievous hurt shall be punished with imprisonment of either description up to 7 years plus fine. इसमें पनिशमेंट कितने क्या रखी है? वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, की जानबूझ के ग्रीवियस हर्ट कॉज किया, मतलब या तो जानबूझ के आंखें फोड़ दी, जानबूझ के ऐसी इंजरी दी, ऐसी इंजरी उसके शोल्डर पे दी कि उसका हाथ काम करना उसके बाद से परमानेंटली बेकार हो गया, ये लिम्ब अब बेकार हो गया, अब काम नहीं करता है, या ऐसे जानबूझ के नीज पे मारा कि अब वो पैर चलने के लायक नहीं, इंसान व्हीलचेयर पे आ गया. तो जानबूझ के वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट की पनिशमेंट कितनी है? 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और साथ ही साथ फाइन. एंड 3 क्या कह रहा है? whoever commits an offense under subsection 1, ठीक है, मतलब जिसमें डेफिनेशन दे रखी है ग्रीवियस हर्ट की, कोई भी इंसान जब एक ऑफेंस करता है सबसेक्शन 1 में, यानी वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट का, एंड इन द कोर्स ऑफ सच कमीशन causes any hurt to a person which causes that person to be in permanent disability or in persistent vegetative state. अगर वो क्या करता है कि भाई सबसेक्शन 1 के अंदर, मतलब इंटेंशन या नॉलेज क्या है? इंटेंशन या नॉलेज किस चीज की है? इंटेंशन या नॉलेज है वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट. इंटेंशन इस चीज का है, लेकिन होता क्या है, इन द कोर्स ऑफ सच कमीशन causes any hurt to any person which causes that person to be in a permanent disability or in persistent vegetative state. voluntarily causing hurt, grievous hurt करने के चक्कर में उसने किया क्या? permanent disability. परमानेंटली डिसेबल कर दिया इंसान को, या persistent vegetative state. ये हमने पढ़ा था persistent vegetative state when we were discussing the sections of brain. हमने तब पढ़ा था, समझा था कि persistent vegetative state क्या होता है. सो ये सेक्शन बस सबसेक्शन 3 जो है बस इतनी सी बात के लिए कोशिश कर रहा है कि वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट करते करते, मतलब ग्रीवियस हर्ट कॉज करते करते इंटेंशन में नॉलेज के साथ, अगर किसी इंसान ने कॉज किया, उसने करते करते ड्यू कोर्स में कर क्या दिया, मतलब इंटेंशन ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का था, लेकिन करते करते उसने क्या कर दिया? परमानेंट डिसेबलमेंट कॉज कर दिया सामने वाले को, या पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चल गया उस वजह से. तो वहां पे क्या पनिशमेंट है? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट which shall not be less than 10 years but may extend to life imprisonment.
ठीक है, which shall be imprisoned for the remainder of that person's natural life. यहाँ पे पनिशमेंट क्या हो गई? Rigorous imprisonment of 10 years से लेके लाइफ imprisonment तक, ठीक है, यही है. Rigorous imprisonment of minimum 10 years and that which may extend to life imprisonment. And इसका subsection D क्या कह रहा है? When a group of 5 or more persons, देखिए 5 या more persons acting in concert, मतलब एक साथ मिलजुल के मिलके cause grievous hurt to a person on the ground of race, caste, community, sex, place of birth, language, personal belief, or any other similar ground, each member of such group shall be guilty of the offense of causing grievous hurt. आपको ये सेक्शन देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने ये सेक्शन कहीं पढ़ा है? When you read this section, subsection 4, ये ऐसा नहीं लग रहा है सिमिलैरिटी कि कहीं इस सेक्शन को पढ़ रखा है? ये सेक्शन हमने पढ़ा था. Let's go to section 101. ये देखिए, punishment for murder ये पढ़ा था. When a group of 5 or more persons acting in concert commits murder on the ground of race, caste, community, sex, place of birth, language, personal belief, or any other similar ground, each member of shall group shall be punished with this punishment. Right? वही सिमिलर चीज थी. वैसा ही नहीं लग रहा है ये सेक्शन पढ़ने के बाद? This subsection 4, when a group of 5 or more persons acting in concert causes grievous hurt, वहां पे क्या था? Causes murder. यहाँ पे क्या हो गया? Causes grievous hurt to a person on the grounds भी same है, race, caste, community, sex, place of birth, language, personal belief, or any other similar ground. Each member of such group shall be guilty of the offense of causing grievous hurt and shall be punished with imprisonment of either description, which may extend to 7 years plus fine. सेम चीज हमने मॉब लिंचिंग इसमें पढ़ा था. 103 की क्लॉज सबसेक्शन 2 में जब पढ़ा था उसमें क्या दिया हुआ था? 103 के सबसेक्शन 1 में पनिशमेंट मर्डर की नहीं हुई थी अगर कोई इंडिविजुअल करता है. 2 में दिया हुआ था मॉब लिंचिंग के लिए. मतलब क्या था भाई कि जब एक ग्रुप इन स्पेसिफिक ग्राउंड्स जो है, मतलब डिस्क्रिमिनेटरी ग्राउंड्स के बेसिस पे किसी की डेथ कॉज करते हैं अगर, तो वहां पे क्या मॉब लिंचिंग के लिए पनिशमेंट दी हुई थी और सेम पनिशमेंट थी जो डेथ की थी. वैसे ही सिमिलरली वही सिमिलर सेक्शन है, बस यहाँ पे मर्डर की जगह ग्रीवियस हर्ट हो गया. अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग उन स्पेसिफिक ग्राउंड्स पे, डिस्क्रिमिनेटरी ग्राउंड्स के बेसिस पे अगर क्या करते हैं, किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की कोशिश करते हैं, किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हैं, तो उस ग्रुप के सभी मेंबर को वही पनिशमेंट मिलेगी जो ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के लिए. क्या? 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और फाइन. ठीक है. Whoever, सेक्शन का नाम है देखिए, voluntarily causing hurt और grievous hurt, दोनों चीजें कह रहा है. voluntarily causing hurt और voluntarily causing grievous hurt दोनों काउंट कर लिया इसमें. मतलब सेक्शन 115 एंड 170 दोनों आ गए इसके अंदर. एंड 170 राइट. बाय डेंजरस वेपन्स और मींस, मतलब क्या? या तो हर्ट कॉज करना या ग्रीवियस हर्ट करना कॉज करना. कैसे? यूजिंग डेंजरस वेपन्स, खतरनाक यानी खतरनाक वेपन्स को यूज करके, कि या और मींस या किसी और खतरनाक तरीके से, मतलब जान लेने देने वाले तरीके से अगर किसी को हर्ट कॉज किया जाए या ग्रीवियस हर्ट कॉज किया जाए. Whoever, ये तो एक्सेप्शन हो गया, एक्सेप्ट इन द केस प्रोवाइडेड ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 122, voluntarily causes hurt by means of any instrument for, कैसे कैसे देखिए जब लिखा हुआ है by dangerous weapons, ठीक है, hurt या grievous hurt using क्या है? dangerous weapons. तो dangerous weapons में क्या क्या कह रहा है? shooting, stabbing और cutting और any instrument which is used as a weapon of offense. अगर किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज करके कोई हर्ट कॉज करने की कोशिश कर रहा है, हर्ट लिखा है देखिए, क्या क्या शूट करके या स्टैब करना यानी चाकू मारना, ठीक है, चाकू मार के, कटिंग काट देना, और एनी इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड एज अ वेपन ऑफ ऑफेंस, या कोई और हथियार जो कि ऑफेंस करने के लिए यूज किया जाता है,
is likely to cause death, or by means of fire or any heated substance, by means of any poison, any corrosive substance, by means of any explosive substance, or by means of any substance which is deleterious to the human body to inhale, to swallow, to receive into the blood, or by means of any animal, किसी भी तरीके से, मतलब कैसे, किसी को गोली मार के, चाकू मार के, काट के, या किसी और वेपन का यूज करके जो कि ऑफेंस कमिट करने के लिए यूज किया जाए, या फिर किसी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, एक्सप्लोसिव यानी कि जैसे बॉम्ब, पटाखे, ये सारे यूज करके, या फिर किसी और सब्सटेंस को यूज करके, मतलब कोई केमिकल हो सकता है जिसे इनहेल करके, सांस लेके, स्वॉलो, घोट के, या कोई ऐसा जो जिससे कि जिसके ब्लड में जाने से इंसान को खतरा हो सकता है, और टू रिसीव इनटू द ब्लड, और बाय मीन्स ऑफ एनिमल, या जानवर के माध्यम से। आपने बहुत बड़ा सा कुत्ता पाल रखा है और उसे आपने छोड़ दिया किसी इंसान के पीछे कि जाओ काट लो, वो अगर किसी सामने वाले को इंसान को दौड़ा के काट लेगा तो उसे हर्ट कॉज हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि इनमें से किसी तरीके से गोली मार के, चाकू मार के, किसी को कट लगा के, कट करने से, कटिंग बाय कटिंग, या कोई और वेपन यूज करके जो कि ऑफेंस के लिए यूज किया जाए, या किसी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के यूजेस से, किसी खतरनाक पॉइजन या कोरोसिव सब्सटेंस के यूजेज से, या कोई और ऐसा सब्सटेंस जो कि बॉडी के लिए इनहेल करना, स्वॉलो करना, या उसका ब्लड में जाना सही नहीं है, खतरनाक है, इन सब के यूज से, या किसी एनिमल से, एनिमल के द्वारा, बाय मीन्स ऑफ एनी एनिमल, या किसी एनिमल के द्वारा अगर आपने किसी को वॉलंटरली हर्ट कॉज करने की कोशिश की है, तो वहां पे क्या हो गया, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लीगल डिस्क्रिप्शन विच मे एक्सटेंड टू 3 years, और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 20,000 rupees और बोथ। मतलब यहाँ पनिशमेंट क्या हो गई, यहाँ पे किस चीज के लिए बताया, ये पूरे डेंजरस वेपन की चीजें दे रखी है, डेंजरस वेपन्स, कोरोसिव सब्सटेंसेस, एक्सप्लोसिव्स, poisonous substances, और एनिमल, इन सब के द्वारा, इन सब के द्वारा क्या किया गया है, वॉलंटरली हर्ट कॉज करने की कोशिश की है। तो यहाँ पनिशमेंट कितना है, देखिए क्या लिख रहा है, 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट, 3 years विद और विदाउट फाइन, और फाइन अमाउंट कितना दे रखा है, 20,000। यही है, सबसेक्शन 1 यही कह रहा है, वॉलंटरली हर्ट कॉज करने की कोशिश की गई है, कैसे, डेंजरस वेपन से, करोसिव सब्सटेंस से, एक्सप्लोसिव से, पॉइजनस सब्सटेंसेस से, या एनिमल के द्वारा, किसी भी इनमें से तरीकों में से अगर वॉलंटरी हर्ट कॉज करने की कोशिश किया गया है, तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years विद और विदाउट फाइन, और फाइन अमाउंट 20,000 रुपए। ठीक है, अब सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, देखिए, whoever in a clinic section voluntarily causes grievous hurt by any means referred to in subsection 1। अब इसी में ये हो गया क्या, ये पहले बात कर रहा था सबसेक्शन 1 वॉलंटरी हर्ट का, ठीक है, सेम चीज कह रहा है सबसेक्शन 2 में कि इन्हीं मीन्स से वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट कॉज किया गया है। इन्हीं मीन्स से, मान लीजिए आपने कुत्ता छोड़ा और उसने थोड़ा सा काटा, उसका तब तक आपने जाके उसे पकड़ लिया, इंजरी ज्यादा नहीं हुई है, ठीक है, तब वहां पे हर्ट होगा। लेकिन वही अगर मान लीजिए उसने कान पे अटैक कर दिया, कान को बुरी तरीके से डैमेज कर दिया, उससे क्या हुआ कि ट्रीटमेंट के बाद भी नर्व्स कान के खराब हो गए और आप परमानेंटली एक कान से नहीं सुन सकते, तो वहां पे क्या होगा, ग्रीवियस हर्ट कॉज हो गया। तो अगर इनमें से किसी तरीके से ग्रीवियस हर्ट कॉज हुआ है, तो वहां पे पनिशमेंट क्या है, इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 1 year may extend to 10 years प्लस फाइन। यानी कितनी, 1 साल से लेके 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन यहाँ पे, ठीक है। वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट में क्या दे रखा है कि भाई विद और विदाउट फाइन है, एक तो इम्प्रिजनमेंट भी कम है, 3 साल तक की है, 1 साल से लेके 3 साल तक की है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि भाई 10 साल तक की है, और उसमें विद और विदाउट फाइन है, फाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें मैंडेटरी फाइन है।
बाद आते हैं सेक्शन 119 पे। हंड्रेड नाइनटीन क्या कह देखिए, वॉल्यूंटरीली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, यहाँ भी दोनों चीजें हैं, वॉल्यूंटरी हर्ट या वॉल्यूंटरी ग्रीवियस हर्ट दोनों है। किस लिए? टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सटॉर्शन। और टू कंस्ट्रेंट और एन टू एन और टू कंस्ट्रेंट टू एन इलीगल एक्ट। एक्सटॉर्शन या कोई इलीगल एक्ट करवाना, यही कह रहा है। देखिए क्या क्या सेक्शन है। whoever causes hurt for the purpose of extorting from the sufferer, extort करना, ठीक है, उसे डरा धमका के उससे लेना। from any person interested in the sufferer any property or valuable security or of constraining the sufferer of any person interested in the sufferer to do anything which is illegal or which may facilitate the commission of an offense। क्या कह रहा है? किसी को डरा धमका के एक्सटॉर्ट करना, किस लिए? कि वो कोई प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे दे। इंटरेस्टेड इन सफरर एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। एक्सटॉर्टिंग फ्रॉम द सफरर, किसी सफरर से, मतलब जो विक्टिम है जिसके साथ एक्सटॉर्शन किया गया, उससे लेने के लिए। और फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर, या तो सफरर यानी जो विक्टिम है उससे खुद लेने के लिए, या फिर उससे उसके किसी इंटरेस्टेड पर्सन के पास। मतलब मान लीजिए जैसे अगर एच इंसान है, ठीक है, ये जो है इसको इसके साथ एक्सटॉर्शन किया गया। अब यहाँ पे दो चीजें कह रहा है, या तो कोई प्रॉपर्टी है जो खुद एच के पास है ये एक्सटॉर्ट करने के लिए, या फिर मान लीजिए क्या लिखा है, एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर, या जो सफरर जो है उसमें कोई इंटरेस्टेड है उससे। जैसे मान लीजिए इसका कोई रिलेटिव, अगर रिलेटिव आर इसके पास कोई प्रॉपर्टी है या कोई सिक्योरिटी है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, वो एक्सटॉर्ट कराने के लिए। या तो जो सफरर के पास खुद की प्रॉपर्टी या उसके इंटरेस्टेड किसी इंसान के पास कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो, उसको एक्सटॉर्ट कराने के लिए, सफरर को उसको लेने के लिए, उसको एक्सटॉर्ट कराने के लिए सफरर को वॉलंटरली हर्ट कॉज करना से इसके अंडर फॉल करेगा। या दूसरी चीज क्या कह रहा है कि to do anything which is illegal or which may constraining the sufferer or any person interested in such sufferer to do anything which is illegal or which may facilitate the commission of a crime। या इसी इंसान को जो सफरर है, मान लीजिए कि ये टी जो है ये ऑफेंडर है, ठीक है, ओ करते हैं, ओ फॉर ऑफेंडर। ओ है, ये ऑफेंडर हो गया, ठीक है। और ये एच जो है ये है विक्टिम या सफरर, विक्टिम या सफरर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो चीजें दिया हुआ है, एक्सटॉर्शन या कोई इलीगल एक्ट। तो ओ जो है और इसका एक रिलेटिव है आर, करेक्ट। ओ जो है एच को वॉल्यूंटरीली हर्ट कॉज करता है, इसलिए पहले हर्ट कॉज करता है, किस लिए? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव एक्सटॉर्ट करना, क्या? कुछ जो इसके पास है, क्या चीजें? पहली कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी या कोई प्रॉपर्टी, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी या कोई प्रॉपर्टी जो एच के पास है उसे लेने के लिए, उसे एक्सटॉर्ट करने के लिए इसको हर्ट कॉज करना, करेक्ट। या फिर यही एक्सटॉर्शन ही करना और इन्हीं दोनों चीजों के लिए, लेकिन कोई ऐसी चीज जो कि एच के पास डायरेक्टली नहीं है पर उसके लिए किसी इंटरेस्टेड इंसान ने, मतलब उसका कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, कोई भी उसके पास है, उससे लेने के लिए एक्सटॉर्शन करना। या तो विक्टिम के पास खुद है वो चीज, या विक्टिम के कोई जानने वाले के पास है, उसे एक्सटॉर्ट करने के लिए, उसे डरा धमका के लेने के लिए। क्या है वो चीज? कोई प्रॉपर्टी है या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, वो लेने के लिए वॉलंटरी हर्ट कॉज करना, ये पहला, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि आप कोई इलीगल वॉलंटरी हर्ट कॉज करना, या तो एच को है विक्टिम में सफर, ठीक है, करना उसको वॉलंटरी हर्ट, किस लिए? कोई इलीगल एक्ट करवाने के लिए, कोई इलीगल एक्ट करवाने के लिए, या जिससे कि
कोई इलीगल एक्ट करवाने के लिए या फिर कोई ऑफेंस या तो कोई इलीगल एक्ट है या ये एक्ट किसी ऑफेंस को होने में मदद करेगा वो करवाने के लिए, या तो एश से यानी विक्टिम से खुद कोई इलीगल एक्ट करवाने के लिए, या फिर कोई ऑफेंस करवाने के लिए, या तो इसे मजबूर करना, इसे खुद करवाना है, या फिर इसके इंटरेस्टेड किसी इंसान का जो आर है इसका रिलेटिव है। दो तरीके से, मतलब दो, देखिए यहाँ पे पर्पस क्या क्या कह रहा है, पर्पस है एक्सटॉर्शन, किस चीज का, तो ऐसे करते हैं तो और इजी तरीके से समझने के लिए क्या हो रहा है, देखिए वॉलंटरी हर्ट कॉज किया जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सटॉर्शन, किस चीज की, वैल्यूएबल सिक्योरिटी या कोई प्रॉपर्टी, इन्हीं दोनों में से किसी चीज पे एक्सटॉर्शन के लिए, या दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, constraining the sufferer or any person interested in such sufferer to do anything which is illegal or which will facilitate the constrain करना, तो उसको एक तरीके से बंधक बना लेना, इसलिए इसके भी दो पर्पस है, कमीशन ऑफ एन इलीगल एक्ट, कमीशन ऑफ एन इलीगल एक्ट, या दूसरा फैसिलिटेटिंग एन ऑफेंस, ठीक है, मतलब वॉलेंटरीली हर्ट कॉज किया ऑफेंडर ने वॉलेंटरीली हर्ट कॉज किया, किस लिए, दो ऑब्जेक्टिव है, या तो एक्सटॉर्ट करने के लिए एक्सटॉर्शन, या फिर कंस्ट्रेन करने के लिए मतलब उसे बंधक बना लेने के लिए, किस लिए एक्सटॉर्शन, किस लिए, दो चीजों के लिए, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी पाने के लिए या प्रॉपर्टी किसी प्रॉपर्टी के लिए, और कंस्ट्रेन क्यों किया गया, ये भी दो चीजों के लिए, कोई इलीगल एक्ट करवाने के लिए या कोई ऑफेंस को फैसिलिटेट करवाने के लिए, उसमें मदद करने के लिए, किन से, दो लोग से, कौन कौन कह रहा है, किसको करवा रहा है ये, या तो जो विक्टिम है खुद विक्टिम को, और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन हिम, या तो खुद जिस विक्टिम को से एक्सटॉर्ट करवाना है या उसको कंस्ट्रेन करना है, या कोई ऐसा इंसान जो कि उसमें इंटरेस्टेड है, जैसे इसकी फैमिली हो सकती है, इसके फादर, इसके मदर, इसकी वाइफ, कोई भी, तो कोई ऐसा जो कि इसमें इंटरेस्टेड है, ठीक है, ये हो गया हु का आंसर, हु, किसको, किस पे कॉज किया जा रहा है, वॉलंटरी हर्ट, ठीक है, वॉलंटरी हर्ट ऑफेंडर ने कॉज किया, किस पे, इन दोनों पे, ये हो गई क्या, ये हो गया ऑब्जेक्टिव, किस लिए किया जा रहा है, ये दो पर्पसेस हैं, और ये किस चीज के लिए, पूरा ये पूरा हमें बताता है सेक्शन 119 का सबसेक्शन 1, ठीक है, ऑफेंडर ने वॉलंटरी हर्ट किया किसके साथ, दो है, या तो विक्टिम के साथ या फिर उसमें इंटरेस्टेड पर्सन है उसके साथ, इसलिए एक्सटॉर्शन करने के लिए या कंस्ट्रेन करने के लिए, एक्सटॉर्शन किस चीज का, या तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी का या किसी प्रॉपर्टी का, या फिर कंस्ट्रेन किस लिए किया गया, किसी इलीगल एक्ट कराने के लिए या फिर कोई एक्ट फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है, मतलब ये पूरा हमें समझ में आता है 119 के सेक्शन कह रहा है कि भाई जब ऑफेंडर या तो विक्टिम को, मतलब जिसके साथ उसने किया, या कोई ऐसा इंसान जिसमें कि वो इंटरेस्टेड है उसको, या तो उससे कोई चीज आप एक्सटॉर्ट करनी है, या तो उससे कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी या कोई प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करनी है वो करता है, उसके लिए हर्ट कॉज करता है, या फिर कंस्ट्रेन करता है इन दोनों में से किसी इंसान को कोई इलीगल एक्ट कराने के लिए या कोई ऑफेंस फैसिलिटेट करवाने के लिए, तो वहां पे कहते हैं क्या, इसकी पनिशमेंट क्या हो जाएगी, ये 119 सबसेक्शन 1 में फॉल करेगा, जिसकी पनिशमेंट क्या हो जाएगी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years प्लस फाइन, यहाँ पे पनिशमेंट क्या हो गई, पनिशमेंट हो गई इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years प्लस फाइन, ये इसकी पनिशमेंट है, ठीक है। अब सिमिलरली जैसे हमने 118 में पढ़ा था कि भाई अगर आप वेपन से या किसी और लीथल मीन से अगर हर्ट कॉज करने की कोशिश करते हैं, 118 क्लॉज 1 में फॉल करता है,
वही उन्हीं मीन्स से अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की कोशिश की जाती है 118 के सबसेक्शन 2 में फॉल करता है। सिमिलरली अगर एक्सटॉर्ट करने के लिए या कंस्ट्रेन करने के लिए अगर हर्ट कॉज किया जाता है तो 119 के सबसेक्शन 1 में फॉल करेगा। अगर इन्हीं चीजों के लिए इन्हीं पर्पसेस के लिए अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज किया जाता है तो ये सबसेक्शन 2 में फॉल करेगा। देखिए लिखा है whoever voluntarily causes grievous hurt for any purpose is referred to in subsection 1। सेम चीज मतलब एक्सटॉर्शन या कंस्ट्रेन। तो इसके लिए पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट फॉर लाइफ या पनिशमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन अप टू 10 years प्लस फाइन। इसमें यानी यही सेम चीज है, इसके साथ एक और क्या बढ़ गया? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। दिस हर्ट में एक और चीज बढ़ा दी गई। बाकी तो यही सेम चीज देखिए, इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years प्लस फाइन। यहाँ पे वही कह रहा है इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years प्लस फाइन। ये तो सेम है। और अगर यही सेम चीज वॉलंटरी प्रीवियस हर्ट होता है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर सेम चीज इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years प्लस फाइन। सेम एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट जुड़ जाएगा। अब देखिए जैसे 18 और 19 पढ़ा वैसे ही सिमिलरली 120 भी है। यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे पर्पसेस बताई गई। देखिए वो आधा तो सिमिलर सेम है, सिमिलर है। वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट यहाँ तक तो सिमिलर है। पर्पसेस क्या होगा? यहाँ पे पर्पसेस क्या हो जाता है? देखिए 3 पर्पस है। पर्पस क्या दिए हुए हैं? एक्सटॉर्ट कन्फेशन, किसी से कन्फेशन निकलवाने के लिए, किसी से जबरदस्ती कन्फेशन करवाने के लिए। क्या दूसरा? कंपेल restoration of property या प्रॉपर्टी रिस्टोर करवाने के लिए। दो रीजन दिए हुए। क्या दिया हुआ है? टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। कन्फेशन निकलवाने के लिए या फिर प्रॉपर्टी रिस्टोर करवाने के लिए, कंपेल करने के लिए। ठीक है। अगर हर्ट कॉज किया जाता है, देखिए whoever, अच्छा अगर हम जब ये देखें एक्सटॉर्ट कन्फेशन तो हम ये नहीं लग रहा है थोड़ा थोड़ा देख के कि ये पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट आ रहा है, क्योंकि कन्फेशन कौन लेता है? पुलिस ऑफिसर लोग। हालांकि उनको ये नहीं, उनका एडमिसिबल नहीं है, लेकिन ये पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट ही ज्यादातर ये सेक्शन जो है वो लगते हैं कि अगर कन्फेशन जबरदस्ती निकलवाने के लिए टॉर्चर किया गया है, हर्ट किया गया है, तो उनपे ये लगाया जाएगा। whoever voluntarily causes hurt for the purpose of, अगर voluntarily hurt cause किया जाता है, ठीक है, इसलिए purpose of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer any confession or any information which may lead to the detection of an offense or misconduct। तो ये सारे सेक्शंस पढ़ के नहीं लगे कि पुलिस ऑफिसर या तो कन्फेशन लेने के लिए या भाई किसी और इंफॉर्मेशन विच मे लीड टू डिटेक्शन ऑफ एन ऑफेंस और मिसकंडक्ट, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए जिससे किसी ऑफेंस के बारे में पता चले, या तो कन्फेशन निकलवाना या कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन। कन्फेशन नहीं भी तो भाई कुछ और बता दिया जिससे किसी क्राइम के बारे में कुछ पता चले। और for the purpose of constraining the sufferer to any person interested in the sufferer to restore or to cause the restoration of any property or valuable security or to satisfy any claim or demand, या किसी प्रॉपर्टी को रिस्टोर करवाने के लिए एक्सटॉर्ट करना। किन दो चीजों के लिए? या तो एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्टिंग कन्फेशन, यहाँ भी दो चीजें हैं, इसलिए देखिए एक्सटॉर्टिंग फ्रॉम द सफरर और फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर एनी कन्फेशन। पहले तो एक्सटॉर्टिंग कन्फेशन कोई भी, और दूसरा क्या कह रहा है?
any information which may lead to detection of an offense. Which may lead to detection of an offense. ठीक है, एक्सटॉर्ट करना किस लिए? कन्फेशन निकलवाने के लिए, या फिर पहले तो कन्फेशन निकलवाने के लिए या फिर किसी और इंफॉर्मेशन के लिए जिससे किसी ऑफेंस का पता चले। अब जैसे मान लीजिए कि जो विक्टिम है, ठीक है, उसे ही बहुत टॉर्चर किया, उससे कन्फेशन लेने के उसे बहुत टॉर्चर किया गया, एक्सटॉर्ट किया गया, ठीक है, या फिर इसलिए कि उसका कोई जानने वाला, जैसे उसका कोई दोस्त है, अगर उसको उस बारे में कुछ पता है तो उसे इतना एक्सटॉर्ट करो कि वो उसके बारे में कुछ बता दे, ऑफेंस के बारे में। तो विक्टिम को या किसी इंटरेस्टेड पर्सन को इतना हर्ट कॉज करना, किस लिए? कन्फेशन लेने के लिए या किसी और इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगाने के लिए जिससे किसी ऑफेंस का पता चले। या फिर दूसरा क्या कह रहा है, और फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रेनिंग द सफरर, एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर, या विक्टिम को या किसी और उसके इंटरेस्टेड पर्सन को कंस्ट्रेन करना, इसलिए टू रिस्टोर और टू कॉज द रिस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या तो प्रॉपर्टी को रिस्टोर करने के लिए, और टू सैटिस्फाई एनी क्लेम और डिमांड, या फिर किसी तरीके का कोई डिमांड है अगर तो उसे मीट करने के लिए, टू सैटिस्फाई एनी क्लेम और डिमांड, कोई क्लेम है या कोई डिमांड है अगर उसे मीट करने के लिए, और to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security। मतलब या तो विक्टिम को या उसके किसी जानने वाले को कन्फेशन लेने के लिए या किसी ऑफेंस के बारे में पता कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, या तो कन्फेशन या कोई इन्फॉर्मेशन के लिए हर्ट कॉज करना, या विक्टिम को या उसके किसी जानने वाले को किसी प्रॉपर्टी को रिस्टोर करने के लिए, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पता बताने के लिए जिससे किसी प्रॉपर्टी को रिकवर किया जा सके। मतलब पुलिस या तो जानबूझ के, जैसे मान लीजिए अगर पुलिस ऑफिसर है, जानबूझ के विक्टिम जो है उसे इतना टॉर्चर करना, उसे ग्रीवियस हर्ट, उसे हर्ट कॉज करना, ग्रीवियस हर्ट नहीं सॉरी, उसे हर्ट कॉज करना जिससे कि वो कुछ बता दे, या उसके किसी जाने वाले, उसका कोई दोस्त है या उसका बेटा या भाई है, उसे इतना हर्ट कॉज करना कि वो कोई इन्फॉर्मेशन बता दिया, तो कन्फेशन ही दे दे, कन्फेशन ना दे तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे दे ऑफेंस के बारे में, या फिर इन्हीं में से दोनों कोई, विक्टिम को या उसके जानने वाले किसी इंसान को हर्ट कॉज करना सो दैट वो प्रॉपर्टी लाके दे दे, कोई प्रॉपर्टी रिकवर करवा दे, ठीक है, रिस्टोर करवा दे, या फिर उसके बारे में कोई जानकारी दे दे जिससे रिकवरी की जा सके, जिससे रिस्टोरेशन किया जा सके। ये सेक्शन ज्यादातर पुलिस ऑफिसर्स के लिए अगेंस्ट यूज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट विद द डिस्क्रिप्शन अप टू 7 years प्लस फाइन, ठीक है। इस केसेस में वॉलंटरी हर्ट कॉज किया गया, ग्रीवियस हर्ट नहीं, तो पनिशमेंट क्या है, 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और फाइन। देखिए एग्जांपल भी पुलिस ऑफिसर्स का ही है। A police officer tortures Z in order to induce Z to confess। यहाँ पे क्या हुआ, वॉलंटरी हर्ट क्या गया, टॉर्चर Z in order to induce Z to confess, किस लिए? टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन, की जबरदस्ती उससे कन्फेशन ले जा सके। मतलब इतना मूवीज में अक्सर ये चीज दिखाते हैं, आपने देखा होगा कि इतना टॉर्चर करो कि वो जो बोलवाना चाहे वो बोल दे, तो इंसान एक पॉइंट के बाद थक के अपनी जान बचाने के लिए अब टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो जो बोला जाएगा उससे वो बोल देगा, तो बस वही उसे इतना हर्ट कॉज करना कि उससे कन्फेशन ले लेने के लिए, टू इंड्यूस जेड टू कन्फेस दैट ही कमिटेड अ क्राइम इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। भाई उससे कि वो कन्फेस करे कि उसने ये गलत किया, उसने क्राइम कमिट किया है, वो इस सेक्शन के लिए लायबल हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, ए पुलिस ऑफिसर टॉर्चर्स बी टू इंड्यूस हिम टू अ पॉइंट आउट वेयर सर्टेन स्टोलन प्रॉपर्टी इज डिपॉजिटेड। अब क्या होता है कि यहाँ पे किस लिए इंड्यूस किया जा रहा है, यहाँ पे किस लिए हर्ट कॉज किया जा रहा है कि भैया बताओ कि क्या है, इंड्यूस हिम टू अ पॉइंट वेयर सर्टेन स्टोलन प्रॉपर्टी इज डिपॉजिटेड, चोरी का सामान जहां रखा है वहां तक लेके जाने के लिए, यहाँ भी गिल्टी हो जाएंगे। A revenue officer tortures Z in order to compel him to pay certain errors or revenue due to him from Z। वही लिखा था क्लेम और डिमांड, भाई जो पैसे ड्यू है उसको कंपेल करने के लिए, उसकी पेमेंट को कंपेल करने के लिए यहाँ पे उसको टॉर्चर किया जाता है, ये भी इस सेक्शन के अंडर लायबल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कन्फेशन लेने के लिए, किसी डिमांड को मीट कराने के लिए, रिस्टोरेशन रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, अगर विक्टिम को या कोई और इन्फॉर्मेशन दे जिससे कि ऑफेंस के बारे में पता चल सके या प्रॉपर्टी की डिस्कवरी हो सके,
या किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की अगर विक्टिम को या उसमें इंटरेस्टेड किसी इंसान को अगर वॉलंटरीली हर्ट कॉज किया जाता है तो इस सेक्शन के अंडर लाइबिलिटी बनेगी। ज्यादातर ये पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट ही लगता है, जैसे पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट। नाउ सब सेक्शन 2 सिमिलरली उसी तरीके से ग्रीवियस हर्ट पे काम करेगा कि अगर ये लोग इन पर्पसेस से ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हैं तो पनिशमेंट बढ़ जाएगी। पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट एक इम्प्रिजनमेंट टू 10 years प्लस फाइन। पिछले वाले में कितना था? देखिए वहां पे क्या था, 7 साल तक की पनिशमेंट और फाइन, और यहाँ पे क्या हो गया, 10 साल तक की पनिशमेंट मतलब इम्प्रिजनमेंट और फाइन। ठीक है, सो आई होप कि हमने अभी तक जितना डिस्कस किया आपके लिए ये क्लियर होगा। हमने अभी तक क्या देखा, हर्ट क्या है, किसी को किसी तरीके की चोट पहुंचाना, ठीक है, मतलब किसी ऐसी कुछ भी कॉज करना जिससे कि कोई बॉडीली पेन कॉज हो या किसी को कोई बीमारी हो जाए, डिजीज हो जाए या कोई वीकनेस हो जाए, फिजिकल इन्फॉर्मिटी, तो वो हर्ट है। ठीक है, अब इनके अलावा हर्ट ही अगर कोई ऐसे नेचर का किया जाए जो कि प्रीवियस हर्ट में फॉल करे, उसके लिए स्पेसिफाइड कैटेगरीज है। ठीक है, 116 में जो दे रखी है, 116 में क्या है, वो 8 कैटेगरीज है जो कि बताता है कि अगर हर्ट इन नेचर का किया जाए जिसमें जो इंजरी हो रही है वो क्या है, वो परमानेंट नेचर की है, चाहे आंखें परमानेंट खराब हो गई या कान सुनने की क्षमता परमानेंटली खत्म हो गई या इमैस्कुलेशन वो भी परमानेंट नेचर का है, या कोई लिम्ब काम करना परमानेंटली बंद कर दे, कोई जॉइंट काम करना परमानेंटली बंद कर दे, कुछ भी ऐसा। ठीक है, जो परमानेंट नेचर की कोई इंजरी है, इन सब में से कोई भी नहीं है, तो कोई ऐसी इंजरी जहाँ एटसेट्रा प्रोविजन जो दे रखा है लास्ट में एच, उसमें क्या है कि अगर इन सब में से कोई भी फॉल ना करे, किसी में फॉल ना करे, तो कोई भी ऐसी इंजरी जिसमें 15 दिन तक का अगर बॉडीली सीवियर बॉडीली पेन होता है। ये देखिए पिछले जो हम आईपीसी देखेंगे, आईपीसी में ये था 20 डेज का दिया था लिमिट कि 20 डेज के लिए, उस चीज में यहाँ पे थोड़ी सी चेंज किए गए, मॉडिफिकेशन किया गया, उसको 20 डेज से 15 डेज कर दिया गया। अगर 15 दिन तक सीवियर बॉडीली इंजरी होती है तो वो भी प्रीवियस हर्ट में कवर हो जाएगा। ठीक है, अब 114 में हर्ट हो गया, 116 में प्रीवियस हर्ट हो गया, 115 एंड 117 जो है वो इन दोनों ऑफेंसेस को क्रिमिनलाइज करता है, मतलब इन दोनों सेक्शंस में पनिशमेंट दे रखी है। उसके बाद हमने अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग सर्कमस्टांसेस में जो पेनाल्टी इंपोज होगी वो देखा। अब टिल सेक्शन 120 कि कब कब किन किन कंडीशंस में किस पे हर्ट कॉज करने के लिए और कब ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के लिए क्या पेनाल्टी इंपोज जाएगी। ठीक है, तो हमने 120 तक ये देखा है। इसके पहले हमने जो ऑफेंसेस अगेंस्ट लाइफ वाला जो टॉपिक था उसमें जो दो हमारे रिमेनिंग सेक्शंस थे, पेटी ऑफेंसेस क्राइम एंड टेररिस्ट एक्ट्स देखा। पेटी ऑफेंसेस क्राइम क्या है भाई, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सॉरी, वो क्या है कि पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ही है, पर जो क्राइम ऑफेंसेस हो रहे हैं वो थोड़े छोटे नेचर के हैं एज कंपेयर टू 111। किसी की किसी सामान की चोरी हो गई या पिक पॉकेटिंग हो गई या स्नैचिंग हो गया या क्वेश्चन पेपर्स भेज देना, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक, उसके बाद हमने टेररिस्ट एक्टिविटीज देखा कि ऐसे कोई भी ऑफेंसेस जो कि ऐसे कोई भी एक्ट्स जो कि नेशनल इंटेग्रिटी या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट करने के लिए बहुत तरीके दे रखे हैं, जैसे कि बॉम्ब से या न्यूक्लियर वेपन से या हजार्डस सब्सटेंसेस से, ऐसे केमिकल से या पॉइजनस गैसेस से, इसलिए डेथ कॉज करने के लिए, प्रॉपर्टी के डिस्ट्रक्शन के लिए, या ये सारे ऑब्जेक्टिव से किए जाते हैं। तो इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर के लिए भी है, फॉरेन कंट्री के लिए भी, तो वो टेररिस्ट एक्ट में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन 112 से लेके 120 तक वी हैव कवर्ड आज। एंड इस टॉपिक के अंदर मतलब जो हम हर्ट कर रहे थे इसमें मैंने बताया था 114 से लेके 125 तक सेक्शंस हैं। तो हमने प्रीवियस जो टॉपिक था हमारा उसका उसके 2 सेक्शंस कंप्लीट किए। उसके बाद 114 में से स्टार्ट करते हुए 120 तक कवर कर लिया है। ठीक है, मतलब सिर्फ 5 सेक्शंस इसके बाकी है, 121 से लेकर 125 तक, सिर्फ 5 सेक्शंस that we'll be covering in the next lecture, right? So I hope I have made things clear for you, and in case of any query please feel free to reach out to us. Our numbers on our website, on our email ID, Fiction Law Class is always there for you. So keep studying, stay healthy, and take care of you all.